हाँ जी, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। भाई सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सौरभ पाठक आज स्टार्ट करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट मैंने कल से कर रखी है। कल लेक्चर 1 आपका अपलोड हो चुका है। आज लेक्चर 2 मैंने उसका करा है। उसकी एक प्लेलिस्ट बाकायदा आपको जो है कि चैनल पर मिल जाएगी। और आज से हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम वेरी बेसिक्स। वी विल बी स्टार्टिंग टुडे, ओके, एंड वी विल बी कंप्लीटिंग इट वेरी सून बिफोर द एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम कमिंग इन जून, ओके। तो अब हम जो है कि यहाँ से आज माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ हम माइक्रो को भी लेकर के चलेंगे, है ना। मैं थोड़ा समय निकाल कर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कवर करूंगा। तो कुल मिला के आपको एक अच्छी चीज़ ये मिल रही है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो जो है कि हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम द वेरी बेसिक। तो वही देखिए, माइक्रो जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले तो सीधा सीधा इकोनॉमिक्स हुआ करती थी। पहले क्या थी? इकोनॉमिक्स हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद लेकिन ये माइक्रो माइक्रो ये क्या है ना, जो है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो है कि इकोनॉमिक्स, ये पहले इकोनॉमिक्स हुआ करती थी। उसके बाद फिर ये माइक्रो और ये माइक्रो, ये क्या है? माइक्रो माइक्रो ये इसका क्यों जन्म हुआ? देखिए, माइक्रो जो है इसका जन्म हुआ जब 1929 का जब ग्रेट डिप्रेशन, है ना। जैसे कि जब एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि एडम स्मिथ ने कहा था भाई कैपिटलिज्म जो है कि होनी चाहिए, मार्केट में कैपिटलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, है ना। जो है कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन मार्केट में नहीं करना चाहिए। लेकिन जो है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब होगी तो उन्होंने क्या करा उस टाइम पर, जो है कि भाई किसी के प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचा, किसी अन्य के प्रॉफिट या किसी के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा। तो एक वो क्या हो गया कि वहां पर पूरा पूरा बहुत बड़ा इनकम या कह सकते हैं इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी बहुत गैप हो गया वहां पर। इनकम कोई किसी के पास जो है कि पूरी पूरी 1% लोग हैं, है ना, और उनके पास जो है कि मोर देन 50% ऑफ टोटल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड पहुंच गई, है ना। और बहुत से लोग और बाकी बचे हुए 50% लोग हैं, उनके पास वो बाकी बची हुई वेल्थ है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, इनकम बहुत ज़्यादा गैप हो गया। तो वहाँ पर जो है कि जब गैप हो गया तो वो पूरा पूरा इकोनॉमी जो है कि डिप्रेशन में चली गई, है ना। पॉवर्टी हो गई, उन्होंने लेबर एक्सप्लॉयटेशन वगैरह करा था। मैंने वो क्लास ले रखी है, उसमें आप एक बारी इंडियन इकोनॉमी में मैंने वो कुछ उसका पार्ट डिस्कस करा हुआ है, तो वो आप क्लासेस देखिएगा। तो उसके बाद जो है कि फिर ये जो है कि नेशनल लेवल पर बात करिएगी। यहाँ से जो है कि आपका माइक्रो इकोनॉमी का जो है कि उसके बाद आपके इकोनॉमिस्ट थे रैगनर फिश करके, है ना। तो उन्होंने जो है कि माइक्रो इकोनॉमिक की बात करी, उन्होंने सॉरी इसकी बात करी माइक्रो की। उन्होंने बात करी किसकी? माइक्रो की। उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी कि माइक्रो जो है कि वो छोटे लेवल, जैसे कि कोई एक प्लांट हो गया है किसी फॉरेस्ट में, है ना। जैसे कि कोई फर्म अपने प्रॉफिट पीएनएल की बात करती है, या कोई हाउस होल्ड जो है कि वो अपने घर की बजट की बात करते हैं, है ना। या कोई बहुत ज़्यादा हो गया तो इंडस्ट्री हो गई, वो अपनी प्रॉफिट पीएनएल की बात कर रही है। तो वो तो एक ट्री लेवल की बात हो गई। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, जैसे कि फॉरेस्ट, पूरी अगर फॉरेस्ट की बात करी जाए जहां पर कई सारी ट्रीज हैं, कहने का मतलब अगर नेशनल इनकम पूरे देश में ने कितनी इनकम करी है, या पूरे देश में जो है कि कितना जो है कि रेवेन्यू जनरेट हुआ है, या कितना एक्सपेंडिचर उसमें होना, इन्फ्लेशन की जहां पर बात होती है, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है ना, जैसे गरीबी पूरी देश की कही जाती है, गरीबी आ गई है ना। तो जो है कि तो पूरे देश की गरीबी बात करी जाती है, या महंगाई हो गई तो पूरे देश की महंगाई की बात हो रही है वहां पर, है ना। तो वो जो है टर्म्स जो है कि वो आपके माइक्रो में चली जाती हैं। यहाँ पर बात होती है प्रोडक्शन कैसे करना है, प्राइस कितना रहना चाहिए, है ना। जो है कि प्राइस कितना रहना चाहिए, जो आपकी फैक्टर की प्राइसिंग क्या रहनी चाहिए, जो लागत लगेगी वो कितनी होनी चाहिए, जो है कि उसका प्राइस फिर क्या सेट करना चाहिए। और उसमें जो छोटे लेवल पर जो भी इंडस्ट्री में बात या फर्म में बात होती है, वो सारी जो है कि इसमें आपकी माइक्रो में आ जाएंगी। और इसमें हम जो है कि बहुत सारे चीज़ें जो है कवर करेंगे। इसमें आपका डिमांड एंड सप्लाई, भाई इंडस्ट्री क्या करती है? इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसकी सप्लाई करती है, लोग उसकी क्या करते हैं, हाउस होल्ड क्या करते हैं, उसकी जो हाउस होल्ड होते हैं वो इसकी करते हैं डिमांड, और ये इंडस्ट्री क्या करती है, सप्लाई। तो यहाँ पर ये जो चेन चलती है ये आपकी आ जाती है माइक्रो में। तो सबसे पहले तो वही है कि इसमें हम सबसे पहले डिमांड थ्योरी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि हम सबसे पहले ये जो बेसिक टर्म जो एबीसीडी वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, कि भाई डिमांड जो है कि डिमांड हो गया, जैसे डिमांड क्या होती है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है ना, चेंजेस इन डिमांड में चेंज कब होता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि डिमांड, हम किस डिमांड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, एक तो हो गया जैसे मान लो कि आप कोई, आपका कहना है कि मान लो कि हर व्यक्ति की अनलिमिटेड डिमांड्स होती हैं, डिजायर्स होती हैं, है ना। डिजायर क्या होती है? अनलिमिटेड। लेकिन हम लोग उस डिजायर को डिमांड समझ देते हैं, है ना। हम लोग जो है कि उसको जो है कि फर्क नहीं करते। देखिए, डिजायर आपका जो है कि जो आपका डिजायर है और एक होता है डिमांड, इनमें बहुत बड़ा फर्क होता है। डिजायर में और डिमांड में फर्क होता है।
लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स क्या है कि डिजायर को ही डिमांड समझ लेते हैं। देखिए डिजायर का मतलब यह है कि आपके पास, कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यू आर अनेबल टू अफोर्ड, मतलब उस करंट सिनेरियो में। ऐसा नहीं कि आप कभी भी जो भी आप डिजायर कर रहे हैं वो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन करंट सिनेरियो में जो है कि जो हम डिजायर करते हैं तो उसमें बहुत से, जैसे कि मेरी डिजायर है कि मैं जो हूँ कि कल की डेट में जो है कि आपका जो है कि जो अच्छी अच्छी कार्स आती हैं, है ना, मैं उन कार से, जैगवार से घूमूं, है ना। लेकिन अभी जो है कि ये मेरी डिजायर है, तो मैं अगर जाऊं शोरूम पर कि भैया मुझे जो है कि जैगवार चाहिए, तो वहां पर क्या है कि वो मेरी एक इफेक्टिव डिमांड नहीं मानी जाएगी। अब उसके लिए कोई कंपनी सप्लाई एक साथ नहीं बनाने लगेगी कि नहीं एक और ऑर्डर आ गया है, तुरंत एक नई कार जो है कि मार्केट में सप्लाई करी जाए, है ना। तो वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई सबसे पहले तो वो ये चेक करेंगे कि आपके पास क्या अफोर्डेबिलिटी है, क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, कि आपका उतना पैसा है ना। तो उसको माना जाएगा यहाँ पर डिमांड, है ना। डिमांड क्या होती है? डिमांड जो है कि आपके पास अफोर्डेबिलिटी, आप उसको अफोर्ड कर सकें, आप उसको अफोर्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो है कि आपका उसमें जो है कि इंटरेस्ट है कि नहीं है, इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? विलिंगनेस, 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 कि आपकी विलिंगनेस। आप नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, है ना, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं लिखेंगे तब तक 10 बार भी किताब पढ़िए, नहीं कुछ होने वाला है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना। जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे, खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट्स बनाते रहिए, है ना। तो ये क्या है कि यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। और जो है कि यहाँ पर आपका, इसके बाद आपका यहाँ पर होना चाहिए कि भाई एक टाइम, ऐसा नहीं है कि जो है कि डिमांड जो है कि आपने एक साल पहले एक किसी कम्युनिटी, मान लो एक कार की करी थी, है ना, और एक 2 साल बाद आपने किसी हाउस की करी है ना। तो या मान लो कि 2 साल बाद जो है कि आप जो है कि कार की कर रहे हैं, दूसरी कार की। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं, एक टाइम में डिमांड जो है कि एक प्रॉपर टाइम में कितनी, आपने मान लो एक महीने में कितनी डिमांड हो रही है कार्स की, है ना, तो उसके हिसाब से जो है कि कार का प्रोडक्शन होगा, है ना। तो ये इसमें 3 चीज़ें आती हैं कि वहाँ पर डिमांड एक्चुअल में क्या होती है, जो व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है और उसका इंटरेस्ट यानी बिलिंगनेस भी उसकी है ना, बिलिंगनेस टू पे फॉर दैट, ओके। और जो है कि एक टाइम के अंदर, तो ये यहाँ पर इफेक्टिव डिमांड की यहाँ पर बात हो रही है ना। डिजायर अलग है, डिमांड अलग है। तो यहाँ पर हम आगे डिमांड करके बात करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी मतलब डिमांड कैसे चेंज होती है, प्राइस चेंज होने से डिमांड में क्या परिवर्तन आता है, और इलास्टिसिटी कितने तरीके की होती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चेंजेस इन डिमांड, फिर डिमांड में क्या क्या परिवर्तन आता है। देखिए यहाँ पर जो है कि अब ये आप सभी लोगों के दिमाग में दिन भर क्वेश्चन आते हैं कि जो है कि ये कैसे, जो है कि हाउ मच डू यू ईट व्हेन यू कैन ईट ऑल यू वांट, कि जो है कि जब हम जो है कि कहते नहीं कि आप जो है कि आपकी भूख तो उतनी है ना, आपका मन करता है कि जितनी अच्छी सी चीज़ें हैं मार्केट में जो है कि आप सभी वो कंज्यूम करें, लेकिन आप उतना सब नहीं खाते, आप खाते थोड़ा सा ही हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा कि व्हेन यू कैन ईट ऑल, है ना, तो आप जो है कि वाई डू यू ईट, हाउ मच डू यू ईट, कि आप कितना कितना कंज्यूम कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें। व्हाट क्योर्स, जो आपका फीवर वगैरह आता है तो वो किससे क्यूर होता है ना, उसकी जो जो है कि दवाई है वो वही उसकी क्या रहती है ना। तो उसमें जो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, वो एक प्रोडक्ट है जिसकी आप जो है कि डिमांड करते हो मार्केट में जा करके। कुल मिला के मतलब जो भी हमारी जो चीज़ें हैं डेली लाइफ में जो भी होती हैं, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, और कुल मिला के वो रिलेटेड है डिमांड से, कुल मिलाकर के वो रिलेटेड है डिमांड से। कोई भी चीज़ है, जैसे कि मान लो कि कुछ भी, आपको बुखार आ गया, फीवर आ गया, तो आप डिमांड करोगे मेडिसिन की, है ना। आपको किसी स्कूल में एजुकेशन लेनी है ना, तो आप वहाँ पर आप डिमांड करोगे एजुकेशन की, एडमिशन की, है ना। आप वहाँ पर डिमांड करोगे कि आपको एजुकेशन मिले, या आपको मान लो कोई और कुछ भी काम करे, तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ डिमांड करोगे या कुछ आप सप्लाई करोगे, ये चीज़ें। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारी डेली लाइफ में हमारे दिमाग में आते रहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है ना, वो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या मतलब है? लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका कहना ये है कि जो है कि प्राइस जो है जब बढ़ता है, किसी कम्युनिटी का प्राइस बढ़ता है, तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है नॉर्मल गुड में, है ना। नॉर्मल गुड है, तो ये जो काम करता है लॉ ऑफ डिमांड, ये काम करता है नॉर्मल गुड में, नॉर्मल गुड में, है ना। और गुड आगे हम पढ़ेंगे, एक तरीके होते हैं गिफन गुड, गिफन गुड होते हैं, गिफन गुड। गिवन गुड्स में क्या होता है कि इसमें जो है कि लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता। देखिए आप अपना खुद का दिमाग लगाइए, जैसे किसी चीज़ का प्राइस जब बढ़ जाता है तो उसकी भाई डिमांड कम हो जाती है ना, अब नहीं लेंगे, बहुत महंगा महंगाई है, महंगा है ये, है ना।
या कोई चीज़ सस्ती हो तो कहते हैं कि लाओ भर के ले आओ क्योंकि सस्ती हो गई है ना। तो जब किसी चीज़ की जो है कि अगर प्राइस कम किसी चीज़ का हो गया तो वो क्या वहाँ पर होती है, डिमांड क्या है, बढ़ जाती है, और जब प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है कि वो किसी कुछ केसेस में काम नहीं करता, जैसे कि बहुत बहुत रद्दी क्वालिटी कोई प्रोडक्ट होता है ना, बहुत बेकार क्वालिटी का, तो जो है कि अगर वो बहुत सस्ता है, मान लो कि उसकी कॉस्टिंग केवल 20 रुपीज़ है ना, तो बहुत से लोग उसको इसलिए नहीं परचेज करते हैं कि बहुत इसकी क्वालिटी बहुत गिरी हुई है ना, कि इसका प्राइस इसका गिरा हुआ है ना, तो इसकी जो है कि क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा गिरी होगी। लेकिन अगर मान लो यही गुड मान लो 20 से 25 का हो जाता है ना, तो लोग कहते लग रहा है इसकी क्वालिटी बढ़ गई है ना, इसकी क्वालिटी में कुछ अच्छी मतलब जो है कि क्वालिटी कुछ अच्छी हो गई और ये सस्ता भी है उस सिनेरियो में, है ना। तो इसका प्राइस बढ़ने पर भी जो है इसकी डिमांड बढ़ती, तो यहाँ पर ये तो फेल हो गया, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़े तो आपकी डिमांड कम हो, लेकिन यहाँ पर तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ रही है, तो कुछ केसेस में लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो जाता है। उसके बाद जो है कि इंटरप्रेट अ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, तो यहाँ पर ये हम बात करेंगे कि डिमांड कर्व क्या कहता है, किस तरह से डिमांड कर्व आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरह का होता है। देखिए डिमांड कर्व इस तरह से आप बता दें, देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर आप लेंगे प्राइस, ये आपकी होगी क्वांटिटी। तो डिमांड कर्व जो है कि वो क्योंकि चूंकि रिलेशन क्या है, एज पर डिमांड रहा, इनवर्स रिलेशन है, मतलब उल्टा रिलेशन है, तो ये जो है कि अपवर्ड स्लोपिंग की बजाय जो है कि ये जो भी हमारा ये कर्व होगा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज एज प्राइस इंक्रीजेज, ओके, एज प्राइस इंक्रीजेज डिमांड जो है कि वो क्या हो रही है, कम हो रही है ना। जैसे जैसे मान लो प्राइस इधर इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि देखिए ये अगर इधर हम एरो बनाए तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर मतलब ये ऊपर ये जा रही वाई एक्सिस, चूंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आप ये देखिएगा कि ये जो है कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट मतलब इस साइड, ये यानी जो है कि अगर यहाँ से अगर जीरो है, ये जीरो है, यहाँ पर ये वन है, यहाँ पर ये टू है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है ना, तो यहाँ पर ये क्या है भाई कि इधर अगर जा रहे हैं तो ये डिमांड जो है कि जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है। कहने का मतलब मान लो ये प्राइस A1 है, ये प्राइस 2 है, ये प्राइस 3 है, ये प्राइस 4 है, तो जब प्राइस कहता है 1 तो यहाँ पर अगर हम ये सीधा जाकर के इस कर्व पे मिलाएं जाकर के तो ये पॉइंट बना, और इस पॉइंट पे डिमांड कितनी हो रही है, 4 हो रही है, डिमांड कितनी हो रही है, 4 हो रही है इस पॉइंट पर। और जैसे ही मान लो कि अगर प्राइस कम हो रहा है ना, प्राइस कम हो रहा, मान लो प्राइस कम होकर के यहाँ पर आ गया इस वाले पॉइंट पर, है ना, प्राइस मान लो कि कम होकर के कहाँ आ गया, सॉरी ये प्राइस बढ़ करके आ गया इस वाले पॉइंट पे, तो ये डिमांड जो है कि कम होने लगी 3 पर, और प्राइस बढ़ा डिमांड पहुंच गई 2 पर, और प्राइस बढ़ा डिमांड पहुंच गई 1 पर, और प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि डिमांड जो है कि क्या हो जाएगी, 0। लेकिन डिमांड जो है कभी 0 नहीं होती, तभी ये कर्व इस तरह से बना होता है, इस तरह से बना होता है, इस तरह से, है ना। तो कुछ केसेस है जिनकी जो प्रोडक्ट है मान लो एक टाइम पे ऐसा प्राइस आ जाता है डिमांड 0 हो जाती है, लेकिन जो है कि ये कर्व आपका हमेशा इस तरह से होता है कि मान लो डिमांड तो मान लो कितनी महंगी हो जाए, लेकिन कुछ भी तब भी लोग कुछ मार्केट में से होते हैं कुछ ना कुछ तो डिमांड करते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर ये तो डिमांड की हमने बात करी है। लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया कि जो है कि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हाट वी गेन बाय कंज्यूमिंग पर यूनिट और वन मोर यूनिट और वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एनी कम्युनिटी। जैसे कि मान लीजिएगा कि हम जो है कि कोई मान लो कि कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो कि हम बर्गर कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, बर्गर जो है कि कंज्यूम कर रहे हैं, तो बर्गर में मान लो हमको भूख लगी है तो हमने एक बर्गर कंज्यूम करा, है ना, तो हमको मान लो उससे यूटिलिटी मिली 2 पॉइंट की, है ना। यूटिलिटी का मतलब आप समझ रहे हैं कि यूटिलिटी जो है ये कार्डिनल यूटिलिटी की बात करें, कार्डिनल जैसे हम यूटिलिटी जैसे रेटिंग देते हैं आप अमेजन पे, है ना, कोई आप प्रोडक्ट मंगाते हैं तो वहाँ पे फिर रिव्यू के लिए आप पूछा था कि भाई 5 आउट ऑफ हाउ मच रेटिंग देंगे, तो अगर आपको यूटिलिटी मतलब आप उससे सेटिस्फाई गुड से नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं, तो आप तो बिल्कुल वहाँ पर 1 देंगे, है ना, हल्का फुल्का है लेकिन आपको ख़राब लगा वो, है ना, 2 देंगे, 3 फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, यानी आपको यूटिलिटी आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज करा है, आप उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो आप 5 रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 करेंगे। तो ऐसे ही मान लीजिएगा कि एक बर्गर से आपको कितनी यूटिलिटी है और ये है क्या है क्वांटिटी, है ना, तो आपको 2 मिल रही है। दूसरा आपने कंज्यूम करा, आपकी 2 से क्या हो गई, मान लीजिएगा कि इस यहाँ पर 5 हो गई, कि मतलब दूसरे बर्गर से आपकी भूख और शांत हो गई, आपको और अच्छा लगा, तो ये आपकी यहाँ पर हो गई 5। तीसरे पे आपकी जो है कि यहाँ पर हो गई 7। अब यहाँ पर क्या हो गई, ये कम होने लगी। अब यहाँ पर अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करी जाए तो एक्स्ट्रा आपने एक और, यानी 1 से अगर आप 2 पे आए थे तो एक एक्स्ट्रा यूनिट पे आपकी कितनी यूटिलिटी बढ़ गई, क्योंकि 2 से 5 हो गई, यानी
मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई 3 यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, क्योंकि 2 से 3 आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट और कंज्यूम करा, तो आपकी 5 से कितनी हो गई 7, यानी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर आपकी और कितनी, एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर कितनी यूटिलिटी आपकी बढ़ गई, यानी 5 से 7 हो गई तो 2 बढ़ गई, है ना। लेकिन यहाँ पर एक आता है फिर यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, यूटिलिटी जो है एक टाइम पर वो डिमिनिश होती रहती है, गॉसन्स फर्स्ट लॉ है ये, है ना। इसमें क्या होता है कि कोई भी कम्युनिटी है, अगर आप मान लो एक टाइम पर उसे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू आपकी नज़रों में कम हो जाती है ना। डेली लाइफ से अपने लिंक करके जोड़िएगा चीज़ें कि आप ज़्यादा जहाँ आप पड़े रहोगे ना, तो उस व्यक्ति के लिए जो है कि आप ज़्यादा फ़ोन पे लगे रहोगे तो वो व्यक्ति समझेगा फ्री है वही ऐसे, है ना। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो ये चीज़ें समझनी चाहिए यहीं से, बात समझ रहे हैं आप। तो जो है कि यहाँ पर मान लो कि अगर जो है कि 4 क्वांटिटी करेगा तो फिर यहाँ से पे इसकी जो है कि इसकी यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 7 से 8 हो जाएगी। मतलब जो है कि यहाँ पर अगर इसकी 2 बढ़ रही थी एक टाइम तो बढ़ी, लेकिन जो है कि 2 और 2 से कितनी हो गई फिर 1, क्योंकि 1 ही बढ़ी। फिर 5 करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है इसकी 8.5 हो, मतलब आधा ही बढ़ी, है ना। एक टाइम पर तो मान लो कि अगर 6 करोगे 7 करोगे तो बिल्कुल 0 हो जाएगी, उसके बाद जो है कि 8 9 करोगे तो माइनस में चली जाएगी। तो इसीलिए जो है कि इस तरह से इसका चार्ट बनता है, इस तरह से। मान लो ये है क्वांटिटी आपकी, है ना, और ये है आपकी यूटिलिटी। तो यूटिलिटी पहले तो बढ़ती है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी तो ऐसे जाएगी आपकी इस तरह से। मार्जिनल यूटिलिटी जैसे मान लो यहाँ ऐसे बढ़ी, क्योंकि जो है कि ये इस तरह से इट इज़ इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, इट इज़ इंक्रीजिंग एट एन, मैथमेटिकल स्टूडेंट समझ रहे होंगे, जो सेकंड डेरिवेटिव जो है इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस तरह से होगा। ये भी कन्वेक्स है, ये क्या है, इस तरह से इसका कर्व जाएगा हल्का, इस तरह से कन्वेक्स है ये वाला पोर्शन है, ये कन्वेक्स है ना। और उसके बाद जो है कि ये आपका होगा यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके बाद ये इस तरह से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर से जो है कि ये पहले जो है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर बढ़ी, है ना। बढ़ने के बाद जो है कि यहाँ पर जैसे 1 से पहले मान लो, इससे पहले कुछ अगर वैल्यू रख लें, क्योंकि चार्ट वो आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है। मान लो जब 0.5 कंज्यूम करा, है ना, तो यहाँ पर जो है कि यूटिलिटी मान लो सपोज थी 1, है ना, और तो यहाँ पर इसका डिफरेंस निकला था 1 से 2 हुई, तो यानी 1, तो 1 से 3 हुई, तो यहाँ पर ये तो ऐसे करके ऐसे जाएगा, भागेगा ऊपर बहुत तेज़ी से ना। उसके बाद जो है कि फिर जो है कि 3 से 2 हो गई, तो यहाँ से ये इस तरह से टोटल यूटिलिटी जो है वो कर्व मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ जाएगा, क्योंकि जो है कि यहाँ से अगर मार्जिनल यूटिलिटी अगर इसका भी चार्ट हम ड्रॉ करें 1 से 3, तो पहले तो ऐसे जाएगा ऐसे, है ना, यहाँ पे, और उसके बाद 3 से गिरने लगेगा, है ना। 3 से क्या है, उसके बाद 3 से गिरने लगे, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट है जो मार्जिनल यूटिलिटी का, यहाँ से ये वाला कर्व है टोटल यूटिलिटी, और ये वाला कर्व जो नीचे वाला कर्व ये है मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। तो ये यहाँ से जो है कि गिरने लगे, 3 से क्या है 2 आने लगा, तो 3 से 2 हुआ, और 2 से क्या हुआ 1 हुआ, है ना, और 1 से फिर उसके बाद मैंने बताया ये 0 पे आ जाएगा, है ना। तो ये 0 पे आ गई, और ये है टोटल यूटिलिटी। तो जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होने लगा तो टोटल यूटिलिटी तो भाई अभी बढ़ रही है। मान लो कि 1 से 3, 1 और 3 कितना हुआ, या मान लो यहाँ से 1 से 2 हुई, 2 से 5 हुई, 5 से 7 हुई, 7 से 8 हुई, है ना भाई। चूंकि मार्जिनल यूटिलिटी वो कम हो रही है, लेकिन ये तो यूटिलिटी बढ़ रही है ना, 7 से 8 हो गई, तो ये तो बढ़ रही है। लेकिन एक टाइम पर जब ये जो है कि बराबर ये बढ़ना, या मान लो ये 0 हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी क्या 0 हो गई, तो फिर तो ये नहीं बढ़ेगी ना, तब टोटल यूटिलिटी थोड़ी ना बढ़ेगी। तब यहाँ पर ये वाला पॉइंट होता है, ये होता ये वाला सैचुरेशन पॉइंट। इसे क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, ये सैचुरेशन पॉइंट होता है। और उसके बाद जो है कि फिर जब ये नेगेटिव में जाने लगेगी -1 -2 करके, तब जो है कि टोटल, मान लो कोई अगर कुल चीज़ है ना, कुल चीज़ में से कुछ कम होने लगे, जैसे मान लो आपकी टीम का कोई व्यक्ति है, आप जो प्लेयर हैं, है ना, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऐसे खिलाड़ी आप ले रहे हैं जो कुछ ना कुछ योगदान कर रहे हैं। पहले आपके पास ऐसे खिलाड़ी आए जो अच्छे रन बना रहे, पहले से भी ज़्यादा रन बना रहे हैं ना। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ कि जो है कि ऐसे खिलाड़ी आए कि जो है कि पहले से भी कम रन बना रहे हैं, लेकिन टीम का कुछ ऐसा गठन है कि कितनी भी टीम बना लो, जैसे 11 नंबर प्लेयर हो तो वो आप छोड़ दीजिए, कितनी भी टीम बना लो, टोटल रन आपके मान जो भी होगा वो, तो जब तक आपके भले चाहे दूसरा कोई खिलाड़ी रहा वो एक ही रन बना तो क्या, लेकिन आपके टोटल रन तो भाई ज़्यादा बन रहे हैं ना, टोटल रन, है ना, टोटल रन तो ज़्यादा बन रहे हैं ना, कुल मिला के वो कुछ नहीं एक तो बनाएगा। लेकिन अगर जो है कि नेगेटिव वाली, अगर मान लो कोई ऐसी बात हो जाए कि कोई नेगेटिव
जो है कि रन अगर मान लो कि कोई बाउंस आउट हो तो आप रन नेगेटिव में माना जाएगा। तो कोई अगर ऐसा खिलाड़ी है तो वो तो टोटल जितना बनने का होगा वो तो आएगा, वो तो उससे भी कम कर देगा ना। मान लो कि 100 आपके रन बन रहे थे तो कोई व्यक्ति आकर के वो माइनस में करने लगा तो वो तो कम होने आपकी टोटल यूटिलिटी। और फिर ऐसे ही खिलाड़ी आप हायर करते जा रहे हो, यानी -1 करके और -2 करके ऐसी यूटिलिटी आप जो है कि बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि जितना खिलाओगे भाई वो तो कहता नहीं मतलब क्या कर देगा वो, जो है कि वहां पर बाहर निकाल देगा, है ना। तो वहां पर जो है कि भाई उसकी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी, तो वो तो नेगेटिव में पूरा चला जाएगा ना एक टाइम पे, क्योंकि उसकी, या मान लो कि बर्गर की जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया उस केस में, तो ये चीज़ें होती हैं। या मान लो आप किसी के पास बहुत ज़्यादा एक टाइम होता है कि आपको उसको अच्छा लगा, लेकिन आप बिल्कुल फ़ोन पे लगे हो, एक टाइम पर आप उसको खलने लगोगे। कैसे? उसको लगेगा कि आप उसका भी आप टाइम खराब कर रहे हो, है ना, उसका भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो उसको जो है कि फिर आपसे चिढ़न होने लगेगी, है ना। आप उसके लिए क्योंकि नेगेटिविटी पैदा कर रहे हो, उसका भी समझ लो, तो वो चीज़ हो जाती है वहाँ पर। समझ रहे हैं आप बात? तो ऐसे ही मान लो अगर दूसरा खिलाड़ी अगर कोई नेगेटिविटी और कर दे रहा है तो वहाँ से क्या टोटल जो आपका आउटपुट है ना, वो भी करने लगेगा। यानी जब ये जाएगा नेगेटिव या जब ये जाएगा जीरो, जब ये जीरो होगा तब ये होगा मैक्सिमम, है ना, तब ये मैक्सिमम होगा। ये थोड़ी लाइन सीधी नहीं है, ये चार्ट मैं इस तरीके से ड्रा कर रहा हूँ, आप ड्रा करें तो बिल्कुल ये जो है पॉइंट जहाँ पर ये मैक्सिमम है और जहाँ पर ये गिरे, है ना, तो वो जो है कि पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। तो यहाँ से अब जब ये गिर रहा है तो ये भी टोटल यूटिलिटी भी गिरेगी, ये चीज़ है। तो ये तो रही वही बात मार्जिनल यूटिलिटी की, है ना। और जो है कि वो मैंने आपको बता दिया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारा कवर हो गया इसी में ही, है ना। डिमांड कर्व मैंने आपको ये बताया कि हमारा डिमांड कर्व ये इस तरह का होता है, ये वाला, है ना, डिमांड कर्व ये वाला, है ना, ये वाला कर्व होता है डिमांड कर्व। और उसके बाद जो है डिमांड कर्व ये वाला होता है। उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड जो है कि कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जाएगी वो डिपेंड करेगी प्राइस पर, है ना। इलास्टिसिटी की अभी हम बात करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल मतलब जो हम खुद अकेले कोई पर्सन, कोई अकेला व्यक्ति वो कितनी डिमांड कर रहा है, और जो मार्केट डिमांड, इसमें क्या अंतर होता है। देखिए मार्केट में हम गए, हमने मान लो कि सपोज 1 kg पोटैटो की डिमांड करी, है ना, वो तो मेरी डिमांड हुई है ना। उस डिमांड से जो है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट की टोटल जो है कि मान लो कि सप्लाई अप्लाई पे मान लो कि या उसका प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट की डिमांड है, मार्केट की मतलब यानी पूरी कम्युनिटी, पूरी मार्केट से जो जितनी सेल हो रही है ना, जो डिमांड हो रही है, तो अगर उस पर अगर वो नीचे ऊपर होगी, मान लो कि जो है कि सीधा मान लो कि 1 मीट्रिक टन पोटैटो डेली जो है कंज्यूम हो रहा है, लेकिन अगर वो हाफ हो जाए तो पूरा जो है कि ½ मीट्रिक टन तो आलू मार्केट में बचेगा ना। अब जब मार्केट में आलू बचेगा तो वही दिखेगा, और जब वो बिकेगा ही नहीं तब जो है उसका प्राइस नीचे जाएगा। हमारे अकेले से नहीं होगा। तो ये इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में यही फ़र्क होता है कि मार्केट पूरा कितना डिमांड कर रही है, इंडिविजुअल कितना डिमांड कर रहा है। डिमांड जो मैं आपको बता चुका हूँ, डिमांड इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ ए प्रोडक्ट कंज्यूमर आर बोथ विलिंग टू एबल टू, जो मैंने आपको बताया ना कि बिलिंगनेस होना चाहिए, बिलिंगनेस, और उसके बाद जो है कि बिलिंगनेस होनी चाहिए, और वही इंटरेस्ट, ये आपका है इंटरेस्ट, बिलिंगनेस या इंटरेस्ट वगैरह। आपके पास पैसा होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, है ना। और उसके बाद जो है कि आपका तीसरा बात है टाइम, है ना, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक पीरियड में, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर लिख रखी हैं, है ना। पॉसिबल प्राइस आपके पास, एबल टू बाय, है ना, एबल टू बाय कर सकें, है ना, एबल टू बाय, वही अफोर्डेबिलिटी, यही वाली बात। तो ये चीज़ें होंगी तब वो आपकी डिमांड मानी जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज, ये क्या है, वेरीज इनवर्सली, मैंने बताया ना, ये वाला मैंने बताया था, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड घटेगी, है ना, इनवर्सली विद द, और मैंने ये चार्ट भी दिखाया था कि ये इस तरह से जो है कि आपका अगर ये ग्राफ है तो इस तरह से क्वांटिटी ये है, या प्राइस इधर जनरली ज़्यादा चार्ट में इधर प्राइस होता है ना। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, है ना। तो ये ऐसा रिलेशन होता है इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस। अदर थिंग्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स जो है कि वो कांस्टेंट जब रहेंगी तब। अदर थिंग्स कांस्टेंट मतलब जो है कि मान लो कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मान लो कि मार्केट में एक्सटर्नलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है इंटरवेंशन कर देती है, फ्री में सब कुछ बांटने लगी, है ना। तो जो है कि फिर जो है कि मान लो कि अगर राशन है, अब राशन जो है कि मान लो कि अगर राशन का प्राइस ऊपर जा रहा है तो डिमांड कम हो जा रही है ना। अब जो है मान लो गवर्नमेंट फ्री में मान लो सपोज बांटने लगी, फ्री में मान लो बांटने लगी है, और उसका मान लो प्राइस कम हो रहा है राशन का, तब डिमांड ऊपर जा रही।
अब जब फ्री में ही सबको मिलने लगा तो लोग तो मार्केट से हट ही जाएंगे, फिर तो जो है कि वो ये कम हो या ज़्यादा हो लोग तो खरीदेंगे ही नहीं, उनको फ्री में मिलने लगा, फिर तो ये लॉ अबॉलिश हो जाएगा इसका, है ना, ये काम नहीं करेगा। तो एक्सटर्नल बाकी सभी चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए, इसकी कोई अजम्पशन है वो भी हम पढ़ेंगे। द हायर द प्राइस स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड, मैं आपको बता चुका हूँ। लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड वांट्स एंड नीड, है ना। देखिए वांट्स में जो है कि ये फर्क होता है, वांट्स मतलब जो है कि वही मैंने बताया ना आपको, डिजायर, और नीड मतलब जो है कि जो आपको जो है आपकी नीड है, आपकी नेसेसिटी है ना, वो आपकी नीड जो आपके लिए ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये होता है जैसे कि सब्स्टिट्यूट, आप समझ रहे हैं, फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ यू मे बी रिमेंबरिंग दैट सब्स्टिट्यूट, यू मे हैव हर्ड समवेयर दैट सब्स्टिट्यूट कर देना किसी चीज़ को, कि उसने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक कम्युनिटी को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरी कम्युनिटी से, है ना। तो वो ऐसे होता है जैसे मान लो कि प्राइस है, सॉरी ये टी है, ठीक है ना। मान लो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मान लो टी और कॉफ़ी का एग्जाम्पल अच्छा माना जाता है, इसीलिए इसी को लेंगे। तो टी और कॉफ़ी एक ही जैसी लगती है। मान लो कि बहुत से लोग, बहुत कम लोग होते हैं मान लो टी और कॉफ़ी में डिफरेंस करते हैं, अदरवाइज आदमी कहता है अगर टी नहीं तो कॉफ़ी चलेगी, कॉफ़ी नहीं तो टी चलेगी। घर में मेहमानी किसी घर पे जाओ तो वही भाई व्हाट यू डू, टी और कॉफ़ी ऐसे पूछते हैं। तो वो क्योंकि टी और कॉफ़ी सिमिलर एक तरीके, तो व्यक्ति क्या है, तो मान लो कि यहाँ पर ये होता है कि इस तरह से मान लो कि सबसे पहले तो ये है, ये हमारा जो है कि ये बजट लाइन होती है ना। ये मान लो इधर इधर क्या है, ये बजट लाइन है, ये जो है कि क्या है, क्वांटिटी है ना, और ये है प्राइस, है ना। तो यहाँ पर ये होता है कि मान लो कि अब इतने प्राइस पर, है ना, ये जो है यहाँ पर मान लो कि प्राइस है ये इसका टी का, और ये टी यहाँ पर प्राइस टी और क्वांटिटी टी, है ना। तो अब जो है यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर मान लो टी का प्राइस कम हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, या आप ऐसे करें तो यहाँ पर जब हम इसकी ही बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पर आप जो है कि क्वांटिटी टी लीजिए और यहाँ पर क्वांटिटी लीजिए किसकी, कॉफ़ी की, है ना। तो यहाँ पर मान लो कि अगर टी का प्राइस कम हो जाएगा तो जितना या इतनी क्वांटिटी, मान लो यहाँ पर एरिया मान लो O2P, या आप एरिया O2P मान लो यहाँ पर, है ना। अगर टी का प्राइस कम हो गया तो उतने ही पैसे में व्यक्ति ज़्यादा टी परचेज कर पाएगा। जैसे मान लो कि आप 100 रुपये में, फॉर एग्जाम्पल 100 टी पैकेट, सपोज 100 रुपये में 100 टी पैकेट आप खरीद पा रहे थे, लेकिन अब टी का पैकेट मान लो हो गया है जो है कि हाफ, मतलब जो है कि 1 रुपये में 2 पैकेट मिलने लगे, तो मतलब इसी 100 रुपये में आप क्या है 200 पैकेट मिलेंगे। तो मतलब जो है कि जो 100 रुपये या बजट लाइन तो आपकी यही है, 100 रुपये पहले भी थे, अभी भी 100 रुपये हैं आपके पास। तो आप मान लो कि ये O2P आपका ये मान लो कि 100 है, O2P 100 है, लेकिन अब वही जो है O2P यानी अब उसी पैसे में आप जो है कि इतना जो है कि यानी 200, यानी यहाँ से लेकर के, अब जो है कि ये वाला पॉइंट है, O से लेकर के आप जो है कि यहाँ इतना जो है कि ये वाला ये वाली बजट लाइन आपकी बन गई ना, यानी यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के इतना, यानी 200, ये कितना हो गया 200, क्योंकि जो है कि उसी पैसे में आप 200 टी खरीद सकते हैं। तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूट। तो देखिए सब्स्टिट्यूट कैसे होगा, यहाँ पर क्या होगा, पहली चीज़ तो आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, है ना। अब देखिए सब्स्टिट्यूट कैसे होगा, मान लो ये है कॉफ़ी, ये है क्या है, ये क्या है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी जो है कि यहाँ पर ये हो गया, अगर मान लो कॉफ़ी मान लो सपोज हो गई महंगी, सपोज कॉफ़ी क्या हो गई महंगी, मान लो ये दूसरे चार्ट में आपको शो करते हैं, एक ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, है ना, ये है लाइन। तो ये मान लो है कि कॉफ़ी और इधर मान लो है कि टी, है ना, और ये है आपकी कॉफ़ी, ये कॉफ़ी है ना। तो अब मान लो ये है इस तरह से, अगर मान लो कि तो पहले तो ये था कि इतनी कॉफ़ी डिमांड हो रही थी और इतनी टी की डिमांड हो रही थी, है ना। ओ से पी ले, OP जो है कि वो टी की डिमांड हो रही थी, और O जो है O से S मान लो ये इतनी डिमांड हो रही थी कॉफ़ी की। लेकिन जो है कि अब भाई यहाँ पर क्या है कि टी हो गई मान लो महंगी, टी हो गई महंगी, तब टी महंगी हो जाएगी, तो वही व्यक्ति जो है कि टी की डिमांड क्या कर देगा, टी को इतना कम कर देगा, क्योंकि पैसा कम है तो उसको भाई कॉफ़ी की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा तो उतना ही है ना। कॉफ़ी की क्वांटिटी या तो अगर ऐसा नहीं कर सकता है कि यहाँ से लेकर के और टी ये बढ़ा दे यहाँ पर, ऐसा तब होगा जब टी का प्राइस कम होगा, जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया आपको। लेकिन अगर टी का प्राइस नहीं कम हुआ, कॉफ़ी का जो है कि कॉफ़ी महंगी हो गई है ना, तो वो क्या करेगा, कॉफ़ी जो है कि वो दूसरी जो बनेगी जो है कि बजट लाइन, वो ये बनेगी कि कॉफ़ी तो इतनी कम करेगा वो, और फिर इतनी कम करने के बाद जो है कि
या तो जो है कि वो इस यहीं पर आएगा, ये होगा, है ना, कि उसने जो है कि इतनी कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट कर दी, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन हुआ नहीं, क्योंकि जो है कि जितना कॉफ़ी महंगी हो गई उतना उसने कम कर दिया। या तो वो ये करेगा कि कॉफ़ी जो है कि और ज़्यादा कम कर देगा, या कॉफ़ी इतनी कम कर देगा और यहाँ से लेकर के टी बढ़ा देगा, ये यानी जो है ये जो टी बढ़ी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो टी बढ़ी है ना, तो वो उसने उसने क्या करा, इतनी कॉफ़ी को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इतनी कॉफ़ी को, ये वाली जो है यहाँ से लेकर के एस पॉइंट से मान लो ये जो नई बजट लाइन है ये वाली, तो ये मान लो टी मान लो, तो उसने एस टी जो है कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, ये मान लो आर मान लो, है ना, पी आर टी से, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना, ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये आगे आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना। तो ये आपका, उसके बाद इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है कि आपकी इनकम बढ़ने से जो है कि डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, कि जो है कि आप डेली लाइफ में ये फील कर रहे होंगे कि आपके पास मान लो जिस टाइम पैसा कम होता है, इनकम आपकी कम होती है ना, तो आप जो है कि चीज़ों की डिमांड उतनी नहीं करते हो। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, आप सैलरी का वेट करते हो, सैलरी आप कहते हैं कि भाई हाँ सैलरी एक बार इस बार आने दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। क्यों, क्या करेंगे, जो भी करेंगे वो मार्केट में डिमांड ही करेंगे। मान लो कि आप सर्विस किया तो डिमांड करेंगे, बाहर कहीं घूमने जाएंगे तो सर्विस की डिमांड करेंगे, टूर एंड ट्रैवल में, है ना। ये लॉजिस्टिक्स की, ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड करेंगे, या मान लो कि कोई आप कम्युनिटी मंगाना चाहें तो उसकी डिमांड करेंगे। तो यही कुल, तो इनकम से क्या होता है, डिमांड, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होगे कि इनकम से जो है कि डिमांड कम होती, ज़्यादा होती। अब देखिए यहाँ पर इनकम भी जो है कि दो तरीके की होती हैं। एक तो आपकी होती है मनी इनकम। मनी इनकम का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि आपके पास मान लो कि 1 लाख रुपया है ना, या आपके पास मान लो कि 2 लाख रुपया, जो भी, ये आपकी होगी मनी इनकम। लेकिन जो है कि रियल इनकम क्या होती है, रियल इनकम का मतलब ये हो गया है कि उस पैसे से कितनी आप डिमांड कर पा रहे हो, कितनी कमोडिटी आप परचेज कर सकते हो, कितनी वस्तुएं आप खरीद सकते हो, है ना। तो वो आपकी होती है रियल इनकम। वो आपकी क्या होती है, रियल इनकम। समझ रहे हैं आप बात। मनी इनकम जो है कि ये आपकी होती, कहते नहीं कि मतलब जो है कि जा रहे हैं कि भाई बहुत पैसा पड़ा हुआ है ना, तो जो है कि, लेकिन एक टाइम क्या हुआ करता था, जिसकी जेब में जो है कि 10,000 रुपया, तो वो राजा हुआ करता था। सन 50 की बात है, 10,000 रुपया राजा हुआ करता था, सन 50 की बात है ना। लेकिन आज की डेट में जो है कि भाई 10,000 रुपया है, अगर आप मार्केट शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको जो है कि आप थैला भर के भी कपड़े आपको नहीं मिलेंगे, है ना। आप बात समझ रहे हो कितनी महंगाई हो चुकी है। तो कुल मिला के अभी बात यहाँ पर ये आ रही है कि मनी इनकम तो सेम है, आज भी 10,000 रुपया उस टाइम भी था और आज भी जो है कि 10,000 रुपया है जेब में पड़ा हुआ, लेकिन मनी इनकम तो सेम है। लेकिन अगर बात कर दी जाए कि परचेजिंग पावर की, है ना, कि कितनी कमोडिटी आप परचेज कर सकते हो, तो वो डिपेंड करेगा कि भाई यहाँ पर वो आपकी आ जाएगी रियल इनकम में, कि उस टाइम पर वो 10,000 रुपये की रियल इनकम के तौर पे उसको कितना देखा जा रहा था। कि उस टाइम पर 10,000 रुपये में तो आप ऐसे समझिएगा कि एक आध बीघा जमीन रोड के किनारे खरीद सकते थे बढ़िया, जहाँ पर आज की डेट में 1 करोड़ रुपए की जमीन बिक रही है ना। तो इतना पावर था आपकी जेब में उस टाइम पर, इतना दम था, वो आपकी थी रियल इनकम। और वही जो है कि यहाँ पर क्या है, जो है कि पैसा जो है कि वो आपकी मनी इनकम। तो मेजर तो आपकी मेन चीज़ है कि इस बार यहाँ पर हम ज़्यादातर रियल इनकम को लेते हैं, कि वो आप उससे डिमांड कितनी कर पा रहे हैं ना। मेजर्स इन द टर्म्स ऑफ हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज यू कैन बाय, कि जो है कि कुल मिला के कहते नहीं कि कितनी चीज़ खरीद सकते हो, कि वो कहते नहीं कि जो है कि पानी कितना है ना, कि जो है कि कितने पानी में हो, है ना, कितने पानी में हो भैया, वो देखो, वो बात करो, है ना। गुटली गुटली ना बच्चों, जो है कि क्या कहावत है वो, जो है कि गुटली गुटली ना, कहावत है नहीं कि आम आम खाओ गुटली गुटली ना बीनो, कितना पानी है ना, उसकी बात करो, कि जेम कितनी गर्म है ना, वो चीज़ है। तो ये वाली वो रियल, मतलब जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर देखी जा रही है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है भाई यहाँ पर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वही जो मैंने चार्ट ड्रॉ करा था बहुत अच्छे तरीके से, कि यूटिलिटी क्या होती है, पहले तो बढ़ती है ना, और उसके बाद क्या होती है, एक टाइम पे मेरा जी भर जाता है, मन भर जाता है, तो वो क्या होता है वहाँ पर, वो जीरो हो जाती है, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाती है ना। तो ये चीज़ है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। तो यहाँ पर वही जो लॉ है, यू डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल आइटम कंज्यूम डिक्रीजेज, क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स अपने बना लीजिएगा, है ना। उसके बाद जो है कि डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए डिमांड जो है वो अलग चीज़ है ना, क्वांटिटी डिमांडेड वो अलग चीज़ है। डिमांड मतलब कुछ भी डिमांड है ना, लेकिन आप अगर फिक्स जब क्वांटिटी बता दो मुझे 10 यूनिट ये चाहिए, तो वो एक फिक्स, एक जो एक सही डिमांड बन जाती है ना।
इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड हम बात कर चुके हैं भाई, हमने बताया था कि इंडिविजुअल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट डिमांड होगी तो प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है। और यहाँ पर प्राइस पर पिज्जा ये है क्वांटिटी डिमांडेड पर वीक, है ना। ये तो मान लो कि भाई है कि मैंने आपको बताया था प्राइस जब ऊपर जाएगा तो डिमांड जो है कि नीचे जाएगी, प्राइस जब नीचे जाएगा तो डिमांड ऊपर जाएगी। देखिए यहाँ पर जब 15 रुपए का है, जब जो है पिज्जा 15 रुपए का है, तब डिमांड हो रही थी कितनी, 8 मिलियन की। 8 मिलियन पिज्जा लोग खा रहे थे जब 15 रुपए में पिज्जा था। लेकिन जब पिज्जा की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई, यानी 12 रुपए में पिज्जा हो गया, तो वो डिमांड सीधा 14 मिलियन, यानी जो है कि 6 मिलियन डिमांड बढ़ गई। यानी जैसे प्राइस कम हुआ डिमांड ऊपर हो गई, है ना। यही रिलेशन जो है कि ये वाला प्राइस वाला, ये वाला जो है कि जैसे ही प्राइस कम हुआ, है ना, तो वैसे क्या होगा, डिमांड जो है कि बढ़ गई यहाँ पर, है ना, ये चीज़ है। और उसके बाद 9 पे 20 हो गई, 6 पर 26, ये तो नियम लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई डिमिनिशिंग नहीं है कि आप कहो कि पहले जो बढ़ेगी उसके बाद घटेगी, ऐसा कुछ नहीं। डिमांड का तो अगर लॉ ऑफ डिमांड है तो वहाँ पर काम कर रहा है, तो ये यही नियम लगेगी, प्राइस जब तक बढ़ेगा तब तक डिमांड घटेगी, और जब तक प्राइस घटेगा तब तक डिमांड बढ़ेगी। नॉर्मल गुड में, गिवन एवं गुड में ये सब नियम उल्टा हो जाता है। उसके बाद डिमांड कर्व फॉर पिज्जा, है ना, जो मैं आपको अभी दिखा रहा था वो यही था, है ना, जो मैंने आपको वहां पर बना के दिखाया था कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है। इंडिविजुअल डिमांड देखिए, अब जो है इंडिविजुअल डिमांड जो है कि वहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल जो है कि ये आपका 3 तरह की क्वांटिटी है ना, तो वो आपको एक सिंपल ही दिखा दिया है कि पहले 1 डिमांड करी, फिर 2 की डिमांड करी, फिर 3 की डिमांड करी, है ना, तो वो आप समझ लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मार्केट डिमांड इंपॉर्टेंट है। मार्केट डिमांड जो है कि ये जो है कि ये थोड़ा जो है कि आपका इस तरह से होता है, यहाँ पर जो है कि आपका ये जो है कि इसमें पावर होता है प्राइस को फ्लक्चुएट करने का, प्राइस को जो है कि फ्लक्चुएट करने का होता है। मान लो कि जब डिमांड जो है कि अगर मान लो कि मार्केट की पूरी मार्केट की अगर कम होगी, तब जो है कि फर्म क्या करती है कि प्राइस को, डिमांड कम है पूरी तो लॉस ज़्यादा है फर्म के लिए, है ना, पूरी मार्केट जब डिमांड नहीं आ रही है तो प्राइस को हल्का कम कर देती है ना, और जब डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस को बढ़ा देती है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। इलास्टिसिटी, हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इलास्टिसिटी से हम क्या समझते हैं, इलास्टिसिटी से का मतलब आप कंपेयर करिएगा, अभी भी आप कब जो आप पैजामा इलास्टिक वाला पहनते हो उसे बोला था इलास्टिक, है ना, जो आपके पैजामे में इलास्टिक होती है ना, जो भी कैफरी वैफरी हम पहनते हैं, या अंडरवियर पहन लो, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, अंडरवियर जो आप पहनते हो ना इलास्टिक होती है। आप देखते हो सलमान खान ऐसे ऐड दिखा रहा है कि ऐसे करके ऐड दिखाता ना सलमान खान कि देखिए इसकी इलास्टिक देखिए, कोई भी इसको पहन सकता है, और ये छोटा से छोटा व्यक्ति पहन सकता है क्योंकि इस तरह से चिपक जाएगा, और बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी ऐसे पहन सकता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स लगाया वो चेंज, मतलब वेरी, मतलब जो है कि वो वेरी, इलास्टिसिटी मतलब ये वेरी करना है ना, जो चीज़ वेरी हो सकती है जो वही इलास्टिक है ना। इलास्टिक को क्या चीज़ है, इलास्टिक जो है कि जो चीज़ वेरी हो सकती है। तो इलास्टिक का मतलब जो है कि डिमांड जो है क्वांटिटी क्या है वो ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी। कैसे जाएगी, हाँ भाई, ऐसा तो नहीं कि आपके अंडरवियर की इलास्टिक जो है कि किसी टाइम ऐसे हो जाती है अपने आप लेटे हुए हो ऐसे हो गई, है ना। अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति मार्केट में कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो कब होती, जब आप उस पर फोर्स लगाते तो फोर्स यहाँ पर क्या है, प्राइस है, फोर्स यहाँ पर क्या है, प्राइस। यानी जो है जब प्राइस ऊपर जाएगा तब क्वांटिटी नीचे होगी, और जब प्राइस जो है नीचे जाएगा तब क्वांटिटी होगी ऊपर। कहने का मतलब आपका जो है कि मान लो सपोज ये अंडरवियर है, तो वो बिना फोर्स के जब तक आप उसे ऐसे नहीं खींचोगे तब तक उसकी इलास्टिक नहीं फैलेगी, और जब तक उसको जो है कि मैं कहने का मतलब ये है कि आप अगर उसमें वो तो ऑटोमेटिक होता है, उसको मत कंपेयर करिएगा कि आप उसको छोड़ोगे, फोर्स नहीं लगाते तब भी वो ऐसे हो जाती है ना। तो वो यहाँ पर उसको अगर कंपेयर करेंगे तो वो जो मार्केट के ऑटोमेटिक फोर्सेस होते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर क्वांटिटी जो है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई है, बहुत ज़्यादा जब सप्लाई होती है मार्केट में, है ना, तो प्राइस जो है कि ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। क्यों, उसका कारण ये है कि चीज़ें मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड जो है कि फिर लोग उतने नहीं, क्योंकि चीज़ें जब ज़्यादा हैं लोग उतने ही हैं। एक टाइम पे ऐसा भी तो होता है चीज़ें ज़्यादा हैं लेकिन जो है कि लोग उतने ही हैं, है ना। तो जो है कि जब लोग उतने ही हैं तो लोग जो है कि चीज़ें मार्केट में ज़्यादा है तो दुकानदार है वही कहता है कि कैसे ना कैसे बिके, है ना। तो वो आपने खुद डेली लाइफ में महसूस कर रहे होगे, जब मान लो सीजन जब कोई फसल कटती है ना, किसी टाइम पोटैटो बहुत महंगा है, या मान लो कि फूल गोभी है ना, मार्केट में जब उसका सीजन नहीं होता तो बहुत महंगी, मान लो जो 200 रुपये किलो बिकती है, और वही एक टाइम पे 10 रुपये किलो बिकती है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा उसकी सप्लाई हो जाती है। ये आप डेली जो है कि वो देख, तो इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि रेट इन परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
और ये रिलेशन क्या होता है उल्टा, तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो ये आपका होता है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, ये आपका क्या होता है इलास्टिसिटी फार्मूला। तो यहाँ कहने का मतलब जो है कि प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज, ये डेल है, ये चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। तो अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे तो प्राइस क्वांटिटी में चेंज, यानी कुछ क्वांटिटी बड़ी होगी, मान लो कि 5 से 6 हो गई, तो ऊपर जो भी एक आई तो उसको ऊपर यानी चेंज हुआ। पुरानी वाली क्वांटिटी कितना परसेंटेज उसका निकला तो उसका 100 से मल्टीप्लाई, है ना। और रिलेशन होगा नेगेटिव। देखिए नेगेटिव का साइन जो है इसका मैं आपको महत्व बताऊंगा। नेगेटिव देखिए नेगेटिव का साइन जो है कि इससे आप वैल्यू जो है कि ये मत पता करिएगा कि जैसे कि यहाँ पर इस वाली टर्म में आप ये मत समझिएगा, स्पेशली इलास्टिसिटी में, कि आपसे पूछा जाए ये -2 है और किसी ये दो कम्युनिटी हैं, एक कम्युनिटी की इलास्टिसिटी जो है -2 है और एक कम्युनिटी की इलास्टिसिटी -1 है। तो आपसे पूछा जाए भैया इलास्टिसिटी ज़्यादा किसकी है, तो आप अगर इसको मैथमेटिकल तरीके से देखोगे तब तो जो है कि -2 छोटा है ना, -2 छोटा है ना। तो अगर आप मैथमेटिकल तरीके से देखोगे तो आप कहोगे इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर लेकिन इलास्टिसिटी के केस में ये नहीं चलेगा। इलास्टिसिटी के केस में ये इसकी इलास्टिसिटी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये तो रिलेशन शो कर रहा है, ये तो रिलेशन शो कर रहा है। इसका मतलब है कि 2/1 कि अगर एक यूनिट प्राइस बढ़ेगा तो इसकी सीधा सीधा दो क्वांटिटी जो है कि कम हो जाएंगी। इसका मतलब है कि सीधा सीधा इसकी दो क्वांटिटी कम हो जाएंगी, माइनस साइन ये लगा, माइनस कम हो जाएंगी, दो क्वांटिटी कम हो जाएंगी। और ये है, ये क्या है, ये 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं यार। और ये माइनस का कहने का मतलब जो है कि अगर इसका अगर एक यूनिट प्राइस बढ़ा इस वाले प्रोडक्ट का तो इसकी एक ही क्वांटिटी 1 होगी, कम होगी। भाई इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, प्रभाव, मार्केट में प्रभाव। मतलब कोई ऐसी कम्युनिटी है, मान लो कि एप्पल है, एप्पल का जो है कि प्राइस मान लो 10 रुपए से बढ़ता है ना। तो जो टोटल मान लो सपोज 10 किलो डेली एप्पल बिकता है मान लो मार्केट में, उदाहरण के तौर पे 10 किलो डेली एप्पल बिक रहा है। अब उसका प्राइस मान लो 10 रुपए से बढ़ गया तो उसकी क्वांटिटी अब 9 किलो बिकती है, अब वो 9 किलो जो है कि बिकना हो गया, मतलब जो है कि 1 किलो का उसको फर्क पड़ गया। लेकिन ऑरेंज है वो भी 10 किलो बिकता है, उसका भी डेली जो है कि उसका भी प्राइस 10 रुपए कम कर दिया हमने, लेकिन उसकी डिमांड हो गई सीधा सीधा 7 किलो कम, उसकी डिमांड जो है 7। तो यानी इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है, मतलब जो है कि आपका ऑरेंज है, इट इज मोर इलास्टिक देन एप्पल, ऑरेंज इज मोर इलास्टिक देन एप्पल। क्यों, बिकॉज आफ्टर चेंजिंग प्राइस द क्वांटिटी डिक्रीजेज ऑफ ऑरेंज इज मोर देन द क्वांटिटी डिक्रीज इन एप्पल। यानी जो है कि फर्क किस पे ज्यादा पड़ रहा है, ऑरेंज पे। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा इलास्टिक है ना। मोनोपोली एक होती है, मोनोपोलिस्ट क्या अर्न करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा क्या वो अर्न करते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि जो है कि उनको पता है कि वो अकेले सेलर है मार्केट में, है ना, उनको पता है वो अकेले सेलर है मार्केट में और लोग जो भी चीज़ खरीदेंगे वो उन्हीं से खरीदेंगे, है ना। और अगर वो कोई नेसेसिटी हुई, नेसेसिटी की इलास्टिसिटी जो है कि जैसे नमक है, नमक जो है कि अगर मान लो उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब भी जो है कि उसकी डिमांड जो है कि उतनी ही रहती है, तब भी जो ऐसा नहीं कि नमक भाई आप ज़्यादा खाने लगो, रेट नमक सस्ता हो गया तो आप सब्जी में ज़्यादा डालने लगे हो, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए जो है कि जिसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, जीरो होती है, जिसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, जीरो होती है, तो वहां पर जो है कि मार्केट में जो भी प्राइस ऊपर नीचे होगा तब उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे क्या कहा जाता है, अनइलास्टिक, उसे कहा जाता है अनइलास्टिक। लेकिन जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, मान लो कि किसी की -5 है, यानी 1 यूनिट प्राइस चेंज होने से सीधा सीधा 5 यूनिट उसकी क्वांटिटी कम हो जा रही है ना, तो इट इज मोर इलास्टिक, ये मोर इलास्टिक है। नेगेटिव के साइन पर मत जाइएगा, यह एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए, स्पेशली इन यूजीसी नेट, है ना, क्योंकि वो नॉर्मल थ्योरी तो हर कोई व्यक्ति पढ़ लेगा, लेकिन जो है कि ये जो है हर कोई व्यक्ति नहीं जानता है, तो यही आपसे पूछेंगे, ये वही जानेगा जो है कि यहाँ कॉन्सेप्ट समझ चुका होगा इसका। तो यहाँ पर ये वाला जो है कि नीचे आ जाएगा प्राइस में कितना चेंज हुआ और प्राइस इंटू 100, तो ये फॉर्मूला 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस तरह से आता है -del अपॉन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये इस तरह से मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो आप इस तरह से इसको लिखिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये इस तरह से जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे, जो है कि मान लो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये ओरिजिनेट कैसे, नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स को भी मुझे ध्यान में रखना होता है ना। नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स वो कहेंगे सर ये क्या बात हुई, क्योंकि जब आपको ये यहाँ से आप अगर चल के आओगे, है ना, क्योंकि ये आप तो कभी नहीं फॉर्मूला भूल जाओगे, लेकिन ये चीज़ क्योंकि ये तो हमेशा आपको याद रहेगा कि हाँ जो डिमांड में परिवर्तन उसकी परसेंटेज जो भी क्वांटिटी में चेंज हो जाता है, प्राइस के जो है कि परसेंट जो भी है ना, प्राइस में चेंज होने से, है ना, परसेंटेज चेंज प्राइस
जब होता है तो क्वांटिटी कितनी परसेंट से बढ़ जाती है, ये तो आपको हमेशा याद रहेगा, वही इलास्टिसिटी है ना। तो जब उसको आप लेकर के आओगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पी आपका जाएगा कहाँ, डेल क्यू मल्टीप्लाइड बाई आपका पी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वाला, ये आपका हो जाएगा डेल पी मल्टीप्लाइड बाई आपका हो जाएगा क्यू, है ना। तो ये आपका जो है फार्मूला होगा ये माइनस का होगा, है ना, ये आपका हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये आपका फॉर्मूला निकलेगा, है ना, ये क्या आपका निकलेगा, ये आपका निकलेगा फॉर्मूला, इस तरह से आपका फॉर्मूला निकलेगा। तो ये आपकी ये प्राइस इलास्टिसिटी, ये क्या है प्राइस इलास्टिसिटी। अगर यही हम करेंगे इनकम इलास्टिसिटी, तो इसी फॉर्मूला में प्राइस की जहाँ पे क्या हो जाएगा इनकम, कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है इनकम में चेंज होने से, यहाँ पर इनकम को हम वाई से अगर नोट करें तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ये है इनकम इलास्टिसिटी, ये प्राइस इलास्टिसिटी है हो गई है, और ये आपकी हो गई है इनकम, या इस तरह से यहाँ पर ये ऐसे कर दें इनकम, ये आपकी हो गई इनकम इलास्टिसिटी, है ना। ये आपका, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये एक होती है आर्क इलास्टिसिटी, क्योंकि जब ऐसा होता है कि देखिए मान लो कि जब मान लो क्वांटिटी पहले किसी चीज़ की 10 थी, अब उसकी हुई क्वांटिटी 12, तो वहाँ पर हम जो है कि नीचे यानी 10 से यानी 2 का चेंज हुआ, और नीचे लेंगे हम क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी, तो वो यहाँ पर लेंगे हम 10। लेकिन कई बार जो है कि ये यूजीसी नेट कहता है कि भाई 10 सही, क्योंकि वहाँ पर जो है कि आंसर ही दूसरा होता है, इससे जो आप आंसर निकालोगे वहाँ पर लिखा ही नहीं होगा। तो कई लोग क्या करते हैं, नहीं 10 नहीं, आप जो क्वांटिटी है वो 10 से 12 होगी तो नीचे 12 लें। तो इसको कन्फ्यूजन को दूर करने की क्या लें, तो सीधा सीधा क्या कर लिया जाता है, जो आपकी इनिशियल क्वांटिटी है मान लो 10 से 12 हुई तो 10 प्लस 12 को जोड़ लिया, है ना, ये 22 हो गया बीच की क्वांटिटी, यानी इनको जोड़ के 2 से भाग कर दिया, है ना, इनका एवरेज निकाल लिया जाता है ना। यहाँ पर 2 से इनको भाग दे दिया तो ये निकल के आएगा 22/2 11। तो ये फिर आर्क इलास्टिसिटी होती है, वो क्या होती है आर्क इलास्टिसिटी यहाँ पर। तो वो आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जो है कि आर्क इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका ऐसे हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q1 प्लस Q2 अपॉन, है ना, चेंज इन प्राइस अपॉन P1 प्लस P2, है ना, ये हो जाएगा। और वो इंटू 100 और परसेंटेज के लिए, तो ये लिख लीजिए, उसके बाद काट दीजिए, क्योंकि ये तो कट जाएगा ना। अब बाकी जो है कि इनकी इस तरह से इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, सबसे ऊपर से सबसे नीचे, और जो है कि ये वाला है। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो ये इस तरह से आएगा Q डॉट P1 प्लस P2, ये एक वैल्यू है ये चीज़, है ना, और नीचे आएगा आपका डेल P, और ये आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका इससे ये वाला Q1 प्लस Q2 ये वाला, और ये रहेगा यहाँ पर माइनस, और ये आपका हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये वाला आपका फॉर्मूला निकलेगा। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जो है कि यही मेथड ज़्यादातर पूछा जाता है, वो कहेंगे इलास्टिसिटी फाइंड करो, आपसे बोलेंगे नहीं ये वाला मेथड लगाओ, इलास्टिसिटी फाइंड करो, आपने उस मेथड से फाइंड करी, आंसर नहीं दिखा, तुरंत इससे सॉल्व कर दो, इससे करोगे तुरंत आंसर वहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये आपका आर्क इलास्टिसिटी होती है। ये वही है कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज होता है, यही आपकी इलास्टिसिटी होती है ना। कंप्यूटिंग इलास्टिसिटी, कंप्यूटिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो ये देखिए, अब आप देख लीजिएगा, मैं अब यहाँ पर ये मैंने यही बता रखा हूँ, ये बुक्स में आपको हमेशा नेगेटिव साइन यहाँ पर मिलेगा, है ना। कंप्यूटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो ये देखिए, अब ये यहाँ पर ये वाला बता देता हूँ मैं, ये वन के बराबर हो, ये क्या होता है, ये वन इलास्टिसिटी की वैल्यू जब वन होती है, देखिए मैं यहाँ पर आप समझिए, बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में समझिए आप। जैसे कि मान लो अब आप खुद का अपना दिमाग लगाओ, जैसे कि कोई कम्युनिटी है ना, आपने उसका जो है कि प्राइस जो है कि 1 यूनिट से बढ़ाया, सपोज आपने उसका प्राइस 1 यूनिट से बढ़ाया, है ना, और या 1% से आपने बढ़ाया, वही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है कि अगर आपने भाई 1% से मान लो उसको बढ़ाया, और ये क्वांटिटी में जो चेंज हुआ वो भी 1% हुआ, 1% चेंज हुआ, यानी जो है ये क्या है, ये यूनिटरी इलास्टिक, ये क्या है यूनिटरी इलास्टिक, यहाँ पर क्या है ये क्या है यूनिट। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या हो गई 1, और उसको हम क्या कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक, हाँ। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपने मान लो प्राइस करा चेंज 1 से, है ना,
लेकिन क्वांटिटी में चेंज हो गया 2 का या 1 से ज़्यादा। देखिए यहाँ पर अगर ऊपर न्यूमिनेटर अगर 1 से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इट्स वैल्यू विल बी मोर देन 1, इट्स वैल्यू विल बी मोर देन 1, यानी जो है कि इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। तो इलास्टिसिटी जब मोर देन 1 हो तब हम इसको कहेंगे इट इज द कम्युनिटी इज इलास्टिक। तब हम क्या कहेंगे, उस वाले केस में कम्युनिटी इज यूनिटरी इलास्टिक, और इस वाले केस में कम्युनिटी इज इलास्टिक। क्या कहेंगे हम इसको, कम्युनिटी इज इलास्टिक। जो भी आपकी कम्युनिटी यानी जो भी गुड्स है वो इलास्टिक, कि अरे भाई एक से मैंने प्राइस एक कम करा लेकिन जो है कि उसकी कम्युनिटी जो भी कम्युनिटी उसकी डिमांड तो जो है कि 2 से बढ़ गई, यानी जो है कि मैंने केवल जो है कि 1 रुपये प्राइस चेंज करा है ना, लेकिन जो है इसकी कम्युनिटी जो है कि वो 2 किलो बढ़ गई। इस तरह से आप अपना वैसे आप समझ लीजिएगा, जब जो जितना प्राइस कम करा उससे ज़्यादा अगर कोई कम्युनिटी की डिमांड जो है कि बढ़ जाए है ना, या उसमें बढ़ जाए या घट जाए, जैसे कि अगर लॉ ऑफ डिमांड से बात करेंगे तो जब प्राइस बढ़ाओगे तो वो कम्युनिटी घटेगी ही घटेगी। गिवन गुड होगा तो उसमें अगर प्राइस आप बढ़ाओगे तो उसकी 2 यूनिट से बढ़ जाएगी उसमें, है ना। तो ये चीज़ है। तो उसमें क्या है कि भाई ये हो जाएगी जब एक हो, माइनस का साइन मैं आपको फिर बताऊँ रिलेशन बताता है वो माइनस का साइन। अगर आप यहाँ पर माइनस का साइन लगाए तो लगा लें, माइनस का साइन लगा दें, लेकिन जो है कि फिर आप वहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। आप कहोगे जो है कि ये माइनस का साइन आप जब आप ग्रेटर और स्मॉलर की बात जब आप करें है ना, तो माइनस को ध्यान में रख के सीधा सीधा मॉड वैल्यू लीजिए, मॉड वैल्यू है ना। और तीसरा केस क्या है कि मान लो आपने प्राइस जो है कि 1 से बढ़ाया है ना, या मान लो 1 से आपने कम करा और क्वांटिटी क्या हुई 1 भी नहीं बढ़ी, मतलब जो है कि पूरी 1 जो है वो मतलब 1% भी नहीं बढ़ी, मतलब 1% से कम, मान लो 0.5% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 0.5% मान लो बढ़ गई है ना, यानी जो आपने प्राइस तो कम कराया 1%, लेकिन क्वांटिटी जो है कि 0.5% ही बढ़ी या कम हुई, जो भी हुआ रिलेशन जैसे भी। तो मतलब जो है कि आप मतलब आपने जोर तो लगाया पूरा, मान लो कि जो भी है 1 न्यूटन, लेकिन जो है कि इलास्टिसिटी जो है कि उसके अकॉर्डिंग जो है कि उतनी बढ़ी ही नहीं है ना, यानी जो है कि वो क्या है अनइलास्टिक है। वो क्या है अनइलास्टिक है, यह आप नोट करिए। बढ़ी तो इससे आप मत समझिए कि ये नहीं है तो इलास्टिक, नहीं क्योंकि आपने भाई जोर ज्यादा लगाया और उसकी जो है कि साइज उतना नहीं बढ़ा, यानी वो क्या है अनइलास्टिक है। या कहने वाला ये कहता है कि भैया इलास्टिक सही नहीं है ना, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं सर ये इलास्टिक, ये वो क्या है अनइलास्टिक है, उसे कहेंगे अनइलास्टिक। व्हेन percentage change in quantity is not that much, how much percentage change in price is done, then the commodity will be said to be unelastic. The commodity is unelastic. So यहाँ पर we will be noting that commodity will be unelastic. Commodity is unelastic. Okay. तो ये तो 3 केस हो गए। अब 2 केसेस ऐसे होते हैं जब कम्युनिटी जो है कि पूरी तरह से अनइलास्टिक है, यानी कम्युनिटी परफेक्टली अनइलास्टिक, और एक केस ऐसा होगा जब कम्युनिटी बिल्कुल पूरी तरह से इलास्टिक होगी, यानी जो है कि कम्युनिटी परफेक्टली इलास्टिक। तो ऐसे जब ये 2 केस आएंगे तब वहां पर हम उनका चार्ट कैसा बनेगा और वो केसेस कब होंगे, जब ऐसा होगा। देखिए आपने प्राइस चेंज करा, ये 3 केस होगा। चौथा केस देखिए यहाँ पर आपने प्राइस चेंज करा 1 से, आपने प्राइस चेंज करा 1 से और कम्युनिटी में चेंजेस यानी उसकी डिमांड बढ़ गई इनफाइनाइट, मतलब जो है आपने प्राइस हल्का सा भी कम कर दी। जैसे कोई ऐसी चीज होती है जहां परफेक्ट कंपटीशन होती है, परफेक्ट कंपटीशन होती है, जैसे मान लो जिसके रेट हमेशा फिक्स रहते हैं, हमेशा फिक्स रहते हैं, ऐसी बहुत सी कम्युनिटी होती है ना बिल्कुल फिक्स रहते हैं, या मान लो कि 10 साल में एक बार रेट कम हो गया है ना, तो लोगों को लगता है भैया तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। हालांकि अनलिमिटेड तो नाम अनलिमिटेड है उसको तो बहुत, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा से बढ़ जाए उसको हम अनलिमिटेड ही यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। तो यानी इलास्टिसिटी क्या है यहाँ पर अनलिमिटेड, तो ये हो जाएगा परफेक्टली, ये हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। ये क्या हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। देखिए हमने बात करी थी कि ग्रेटर देन, इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी जब जो है कि ग्रेटर देन 1 होती तो ये क्या होती है इलास्टिक होती है। ये वाली बात यहाँ पर आ गई थी, ये वाली है ना, ये वाली बात इलास्टिक होती है। और जो है कि वही इलास्टिक, लेकिन जब इतनी ज्यादा है कि सीधा सीधा अनलिमिटेड ही हो गई तो वो सीधा सीधा परफेक्टली इलास्टिक, वो क्या हो जाएगी सीधा सीधा परफेक्टली इलास्टिक। और ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए यहां पर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पर इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। देखिए मैं यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ पर जो है कि प्राइस क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब बढ़ गई बहुत ज्यादा, ऐसा सीधा सीधा। ये देखिए ये ग्राफ इस तरीके से कि जो है कि अगर हम इस पर चलेंगे तो हम ये क्या देखेंगे कि कमोडिटी तो बढ़ती जा रही है और प्राइस जो है कि हल्का सा भी चेंज, प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, यानी प्राइस में बिल्कुल हमने बहुत छोटा सा हल्का सा चेंज करा, लेकिन कमोडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे ये क्या है, ये है कमोडिटी इधर और ये है प्राइस, है ना।
तो ये चीज है। और इसका जो है कि चौथा जो है कि मान लो कि यहाँ पर पांचवा केस जो आएगा, है ना, पांचवा केस आएगा वो ये आएगा कि हमने 1 से चेंज करा, 1 यूनिट से, है ना, लेकिन जो है कि ये 0 बढ़ा ही नहीं। हमने क्या करा कि उसका प्राइस 1 से, या जैसे कि नेसेसिटी जो गुड होती है वो क्या होती है, अनइलास्टिक होती है। यानी जो है कि हमने मान लो अगर प्राइस उसका कम करा तो ऐसा नहीं है कि उसकी डिमांड बढ़ गई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं उसकी डिमांड बढ़ गई। एज अ इंडस्ट्री बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एज अ फर्म की बात नहीं कर रहा हूं, एज अ फर्म की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि आप देखेंगे कि टाटा ने अपना नमक बहुत सस्ता कर दिया तो उसकी डिमांड बढ़ गई, तो उसके नमक वो अलग केस हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर भाई हमने 1 से चेंज करा, या हमने 10 से, या हमने 100 से चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर 0 फर्क पड़ रहा है, मतलब जो है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, 0 है, मतलब इलास्टिसिटी इक्वल टू 0। यानी जो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कि जो है कि यहाँ पर यह क्वांटिटी और यह प्राइस, यानी जो क्वांटिटी एक जगह पे स्थिर है, मतलब इतनी थी तो इतनी ही है, वो आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन प्राइस बढ़ता जा रहा है, प्राइस बढ़ता जा रहा है। यानी इसका ग्राफ क्या होगा, वर्टिकल होगा, या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, यहाँ पर है ना, ये वाई एक्सिस, तो इसका होगा ऐसा। अब देखिए अगर मैं ये ग्राफ एक ही चार्ट में बनाऊं, अगर मैं ये ग्राफ क्या बनाऊं, एक ही चार्ट पे बनाऊं ऐसे करके, ये है और ये है, अगर ये मैं ग्राफ एक ही चार्ट पे बनाऊं तो देखिए कैसा बनेगा। एक तो ये वाला होगा, ये क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक, ये क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक का। और एक मैं बनाऊं ऐसा, ये वाला किसका हो गया है, ये वाला हो गया परफेक्टली अनइलास्टिक का। लेकिन इनके बीच के लोगों का क्या होगा भाई, एक तो है परफेक्टली इलास्टिक और एक है परफेक्टली अनइलास्टिक, लेकिन बीच के जो लोग हैं, बीच का जो हमने बताया था कि कोई इलास्टिक भी होगा क्योंकि फोर्स लगाएंगे हल्का बढ़ेगा, इनफाइनाइट तो नहीं बढ़ेगा, इनफाइनाइट बढ़ेगा तो ये वाला चला जाएगा, ये वाला। और हमने फोर्स लगाया तो बिल्कुल नहीं बढ़ा, तो ये वाला हो गया। लेकिन हमने फोर्स लगाया लेकिन थोड़ा बढ़ा, जितना लगाया उतना नहीं बढ़ा लेकिन थोड़ा बढ़ा, वो है अनइलास्टिक। वो कहां आएगा, अनइलास्टिक आएगा। तो वो यानी अनइलास्टिक है, यानी जो है कि वो किसकी तरफ होगा, उसकी यारी होगी किससे, उसकी भाई यारी होगी अनइलास्टिक वाले से। यानी वी आर सेइंग दैट इट इज अनइलास्टिक, देन इट विल बी मैचिंग परफेक्टली अनइलास्टिक केस। और परफेक्टली अनइलास्टिक केस कौन सा वाला है हमारा, वो है ये वाला, इट इज परफेक्टली अनइलास्टिक केस। तो इट विल बी नियर टू दिस ग्राफ। यानी जो है कि वो, अगर हम बिल्कुल बीच की बात करें तो अगर इन दोनों के बीच का जो भी व्यक्ति होगा वो ये होगा, यानी जितना एंगल यहाँ पर है 45 डिग्री, इतना ही एंगल यहाँ पर होगा 45 डिग्री। तो ये दोनों बीच के, ये लाइन बीच की है। लेकिन इस लाइन से जो लाइनें इधर होंगी, जो इसकी तरफ होंगी, जो परफेक्टली अनइलास्टिक वाले केस की तरफ होंगी, दीज ऑल लाइंस विल बी कॉल्ड इलास्टिक, अनइलास्टिक। दीज ऑल, ये जो भी लाइंस हैं ये क्या कहलाई जाएंगी, ये कहलाई जाएंगी अनइलास्टिक, ये कहलाई जाएंगी। आप चाहे इधर नहीं, आप इधर की भी बात कर लीजिएगा, इधर की भी बात कर लीजिएगा। देखिए यहां पर ये बीच वाली लाइन ये है 45 एंगल, ये देखिए ये तो बीच वाली लाइन है ना। लेकिन यहां पर ये और ये बीच वाली लाइन, ये क्या हो जाएगी, बीच वाली जो लाइन है ये हो जाएगी यूनिटरी इलास्टिक। क्या हो जाएगी ये, यूनिटरी इलास्टिक, ये यूनिटरी इलास्टिक। और इसके इधर जो परफेक्टली अनइलास्टिक की तरफ के जो लोग हैं वो हो जाएंगे अनइलास्टिक। और ये परफेक्टली जो ये वाली लाइन है ये परफेक्टली इलास्टिक, तो इसके तरफ के जो लोग हैं ये वाले लोग आ जाएंगे, ये जो लोग हैं ये वाले लोग हो जाएंगे इलास्टिक, इट विल बी कॉल्ड एज इलास्टिक। तो ये जो है कि इलास्टिक वाली लाइंस हैं, इलास्टिक वाली लाइंस हैं, बात समझ रहे, ये है इलास्टिक वाली। और ऐसे ही जो है कि ये इधर, यानी ये वाली लाइन कौन सी, ये वाली है हमारी इलास्टिक वाली लाइन, परफेक्टली इलास्टिक वाली लाइन, है ना। तो इधर इस लाइन की तरफ, यानी इस बीच वाली लाइन से इस वाली लाइन की तरफ जो भी लाइनें यहाँ से आएंगी ये हो जाएंगी आपकी इलास्टिक। और ये वाली अनइलास्टिक वाली लाइन है, तो इस बीच वाली लाइन से इसके बीच की जो लाइनें हैं ये क्या हो जाएंगी भाई, ये क्या हो जाएंगी, अनइलास्टिक। ये क्या हो जाएंगी, अनइलास्टिक। यानी जिसकी जिससे दोस्ती वो उसी के नाम से जाना जाएगा, जिसकी जिससे दोस्ती वो उसी के नाम से जाना जाएगा भाई। आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में होंगे, आप जिसके साथ रहते होंगे, तो आपका अगर कोई व्यक्ति नाम नहीं जानता है तो वो ये कहेगा हाँ भाई वो उनके जो है कि रामू के साथ वाला लड़का है वो, है ना। इसी तरीके तो आप करते हो कि वो रामू के साथ रहता है लड़का, या जो श्यामू के साथ रहता है या वो उसके साथ रहता है ना, तो वो उसके ही नाम से वो व्यक्ति जाना जाएगा। मतलब अगर ये है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली अनइलास्टिक, तो ये क्या कहला जाएंगे, अनइलास्टिक, क्योंकि ये उसके फॉलोअर हैं, है ना। अब मानिए ये सब हटाइए, ये सब हटाइए यहाँ से, ये सब हटाइए। आपको सीधा सीधा इस तरह से ये चार्ट है, आपको सीधा सीधा ये लाइन दे दी गई है, आपको ये लाइन दे दी गई है, और आपको एक लाइन दे दी गई इस तरह से, एक लाइन दे दी गई आपको इस तरह से। अब जो है कि आपसे पूछा गया सीधा सीधा, यहाँ पर वो कोई चार्ट नहीं, बीच वाला जो है कि आपको वो यहाँ पर नहीं बताने आ रहा है कि यहाँ पर ये बीच वाली एक लाइन थी, जो मैंने कहा था ये बीच की लाइन है, और ये इस तरह से ये दो लाइनें ये वाली हैं, है ना। तो जो है कि जो इसके पास में होगा तो वो हो जाएगी अनइलास्टिक, और जो इसके पास में होगा वो हो जाएगी इलास्टिक, है ना। लेकिन उससे मतलब नहीं, वो आपको कुछ हिंट नहीं मिल रहा, आपको सीधा सीधा एक दिया, एक चार्ट दिया आपसे, ये एक लाइन है
और ये एक लाइन है ना। इस तरह से बताएगा कि भैया इसमें बताओ कि इलास्टिक इलास्टिक कौन कौन। तो देखिए जो लेटा हुआ हो, जो लाइन लेटी हुई हो ज्यादा, है ना, जो लाइन आपको लगे कि लेटी हुई है जो लाइन लेटी हुई है ज्यादा, वो आपकी हो जाएगी इलास्टिक, वो हो जाएगी इलास्टिक। ये वाली जो फंक्शन है, ये वाली हो जाएगी इलास्टिक। और जो खड़ी हुई हो वो हो जाएगी अनइलास्टिक। ये आपको देखो ये लग रही है कि देखिए ये आपको ऐसी लग रही है लेटी हुई भी है, आप यहां पे ये भी कह सकते हैं कि सर ये भी ऐसी लग रही है लेटी हुई है। लेकिन जैसे कि एक बीच की लाइन अब हमेशा 45 डिग्री की लाइन हमेशा सबको याद रहती है, 45 डिग्री की लाइन हमेशा सबको याद रहती है। हम 45 डिग्री का अंदाजा हर व्यक्ति को लग रहता है कि ये 90 पे तो 45 सीधा ऐसे से जाएगा। तो अगर कोई लाइन जैसे कि मान लो कि इस तरह से, तो अगर मान लो या सीधा सीधा अगर ये दो लाइनें दे रखी होंगी तो आपसे ये पूछा जाएगा विच इज मोर इलास्टिक, विच इज मोर इलास्टिक, विच इज मोर इलास्टिक। तो ज्यादा इलास्टिक की बात करो तो ज्यादा लेटा हुआ जो हो, ज्यादा लेटा हुआ है वो इलास्टिक है। और विच इज लेस इलास्टिक, यानी दो लाइनें हैं तो जो खड़ा हुआ है वो अनइलास्टिक है। वो क्या होगा, अनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। देखिए अब अनइलास्टिक और इलास्टिक का तो फर्क हम वही पता करेंगे जब मान लो कोई एक लाइन दे रखी होगी, मान लो 45 डिग्री एंगल की, है ना। लेकिन जो है कि यहां पर अगर ऐसी बात करी जाए कि विच इज मोर इलास्टिक और विच इज लेस इलास्टिक, है ना, तो यहां पर आप ऐसे पता कर पाओगे कि जो लाइन ज्यादा लेटी हुई है, जो ज्यादा फ्लैटर है, लेटी हुई मतलब फ्लैटर, विच इज मोर फ्लैटर, विच इज मोर नियर टू हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, विच इज मोर likely to be or going to be or seem to be parallel to x axis, that line will be more elastic as compared to the another line which is more looking like to be parallel to y axis or it is something like showing that it is standing, okay। तो वो आपकी हो जाएगी उतनी ज्यादा इलास्टिक नहीं होगी, यानी ये हो जाएगी लेस इलास्टिक। इस वाले केस में ये लग रही खड़ी, ये ज्यादा लेटी है, तो ये हो जाएगी आपकी लेस इलास्टिक, ये आपकी हो जाएगी लेस इलास्टिक, और ये आपकी हो जाएगी मोर इलास्टिक। ये क्या हो जाएगी भाई, मोर इलास्टिक। ये क्या हो जाएगी भाई, मोर इलास्टिक। ये वाली हो जाएगी मोर इलास्टिक और ये वाली हो जाएगी लेस इलास्टिक। तो आप इस तरह समझिए। अब देखिए एक जो है कि वहां पर एक क्वेश्चन इस तरह से यूजीसी नेट में आया था, इस तरह से एक क्वेश्चन आया था, ऐसे करके दो ग्राफ बने थे इस तरह से, है ना। तो वहां पर एक डिमांड था, एक सप्लाई थी, और एक सप्लाई थी इधर, एक डिमांड थी, है ना। तो वहां पर इस तरह से कुछ था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर ये रूल लगना था कि सप्लाई स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, है ना, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, स्लोप जो है कि ये वो अलग की बात है, वो स्लोप ऐसा जा रहा है या सीधा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे मतलब नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव इकोनॉमिक्स में नहीं चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव इकोनॉमिक्स में नहीं चलता है। यहां पर सीधा सीधा मॉड बॉडी लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब केवल ये होता है रिलेशन क्या है इसके बीच में उल्टा रिलेशन है, इसके बीच में सीधा रिलेशन। अगर उल्टा रिलेशन है तो वो जाएगा नेगेटिव में, और सीधा रिलेशन है तो वो जाएगा भाई पॉजिटिव में। रिलेशन की बात होती है यहां पर, और बाकी उसकी वैल्यू मत जाइएगा कि भैया ये कम है ये ज्यादा है, वो मैथमेटिक्स में चलेगा, है ना। हालांकि मैथमेटिक्स भी इकोनॉमिक्स में बहुत है, इकोनॉमिक्स इतनी मैथमेटिक्स है कि भाई स्टैटिक्स वगैरह है या सेंसस वगैरह आ जाएगा तो उसमें मैथमेटिक्स वालों के भी परकच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन वहां पर जो है कि कुछ नियम ऐसे हैं वो यहाँ पर हम नहीं मानते इकोनॉमिक्स की दुनिया में, है ना। तो ये क्या है भाई, जहां पर स्लोप ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी फिर वही बात, इकोनॉमिक्स इतनी घुस गई मेरे अंदर है, मैं सही बताऊं कि रूह में अगर खून निकाला जाए तो वो खून में लिख जाएगा, फर्श पे फैलेगा, इकोनॉमिक्स लिख जाएगा। इस तरह का हिसाब किताब हो गया है। और मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो ये मानूंगा जो भी अर्थशास्त्री रहे होंगे उनके सामने कुछ नहीं हूं, लेकिन हाँ जीवन इकोनॉमिक्स में ही कटेगा। जीवन किसमें कटेगा, इकोनॉमिक्स में ही। आपका भी कटना चाहिए, है ना, क्योंकि एक जगह गड्ढा करो पानी निकल आएगा, 10 जगह गड्ढा करोगे मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो यहां पर क्या है कि तो यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा कि स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ यहां पर डिमांड कर्व। तो जहां पर आपको स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व ज्यादा दिख जाए, है ना, तो वही जो है कि स्टेबल होगी, वही फंक्शन क्या होगी, वही आपका ग्राफ क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अब ये वाला क्वेश्चन अब आप कैसे करेंगे, तो अब आप कैसे पता करेंगे कि भाई यहाँ पर स्लोप उसका ज्यादा या इलास्टिक कौन सा सबसे, या उसकी कहें तो इलास्टिसिटी वहां पर ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा, देखिए यहाँ पर स्लोप सप्लाई का क्या है, यहाँ पर इस वाले टर्म में कितना है, ज्यादा है ना। इस वाले टर्म में यहाँ पर क्या है, डिमांड का ज्यादा है ना। यहाँ पर क्या है, डिमांड का स्लोप ज्यादा है इसमें, और इसमें जो है कि सप्लाई का इसमें ज्यादा, इसमें सप्लाई का कम है। तो यानी ये वाला चार्ट क्या हो गया, वैलिड हो गया है। ये वाला क्या है, ये एक स्टेबल है, और ये वाला आंसर सही हो गया है। तो ये चीजें होती है इस तरह के क्वेश्चन, यानी जो है कि इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो जो है कि यूजीसी नेट अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, है ना,
तो आपको जो है कि वो ये नहीं पूछेंगे भैया डिमांड क्या है, डिमांड कहाँ बन रही है, क्योंकि ये बच्चों वाली बात होगी, 11th-12th वाली बात। हालांकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर छोटे ABCD नहीं तैयार होगी तो वर्ड आप सेंटेंस कैसे बना पाओगे। तो यहाँ पर ये है कि भाई ये जो है कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं इस तरह की जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप चीज़ें सीखें। वीडियो भैया शेयर जरूर करिएगा, है ना, और जो है कि चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के लिए मेहनत है। डिमांड फॉर पिज़्ज़ा वही है जो अभी हम पढ़ चुके हैं, वही प्राइस बढ़ेगा तो वो डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ, जो आपकी इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करती है ना, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। तो एक तो जो है कि सब्स्टिट्यूट, है ना, सब्स्टिट्यूट वाला भी फॉर्मूला है ना, वो मैं आपको बताऊं कि सब्स्टिट्यूट वाला जो मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन की इलास्टिसिटी वो क्या होती है, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। वो मैं यहाँ पर अगर कोई ये जो है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ रहे हो आप, कि कोई किसी दूसरे प्रोडक्ट, है ना, कि जो है कि सब्स्टिट्यूशन में प्राइस का चेंज होने से कोई दो प्रोडक्ट हैं जो कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, है ना, जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंजिंग, जहां हम ऐसे कहते हैं व्हाट विल बी द चेंज इन परसेंट ऑफ देयर सब्स्टिट्यूशन, ओके, व्हाट विल द इंक्रीज और डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ चेंज ऑफ देयर सब्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन देयर प्राइसेस, या उनके किसी आपस में प्राइसेस जो चेंज हो रहे हैं तो उनके प्राइस चेंज होने से उनके जो सब्स्टिट्यूशन में क्या फर्क पड़ेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये इस तरह से बच्चे डर जाते हैं, ये इस तरह से होता है कि यहाँ पर जो है कि आपका मान लो दो कम्युनिटी है ना, मान लो कि दो कम्युनिटी हैं X और Y, है ना, और यहाँ पर जो है कि आपका इस तरह से आ जाएगा X और ये आपका रेशियो है ना, तो यहाँ पर ये उनका रेशियो में जो भी चेंज होता है ना, और X और Y, है ना, ये अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, है ना, अपॉन प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। ये जो है पूरा आपका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, ये आप नोट कर लीजिएगा, बस हम आगे पढ़ेंगे भी इसको। ये दो कम्युनिटी हैं तो उनका इस तरह से रहेगा, ये उनके प्राइसेस है, ये उनकी क्वांटिटी, कम्युनिटी की क्वांटिटी XY की, है ना, तो इस तरह से रहता है। डिमांड बिकम्स मोर इलास्टिक टाइम, देखिए ये मैंने जो आपको भी बताया था वही है, जो है ये डिमांड जो है कि बिकम्स मोर इलास्टिक ओवर टाइम, है ना, तो इस समय के साथ जो है कि डिमांड घटती बढ़ती रहती है ना, तो और इलास्टिसिटी उसकी चेंज होती रहती है। सेलेक्टेड इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, है ना, तो यहाँ पर जो है कि शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन लॉन्ग रन का भी बहुत ज़्यादा फंडा होता है कि शॉर्ट रन में जो है कि क्या होता है, शॉर्ट रन पूरा चेंज कर देता है सिनेरियो, लॉन्ग रन पूरा सिनेरियो चेंज कर देता है। लॉन्ग रन शॉर्ट रन की हम आगे बात करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में है ना, तो उसमें जो है कि नहीं अभी हम घुसेंगे, अदरवाइज जो है कि पूरा फिर उसमें घुसना पड़ जाएगा मुझे। अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो यहाँ पर क्या है कि डिमांड्स के अदर डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं भाई, एक तो प्राइस हो गया, प्राइस ऊपर नीचे, कंज्यूमर इनकम, इनकम नहीं है, जेब में कुछ नहीं है, कुछ नहीं डिमांड कर पाओ, जेब में बहुत सारा पैसा है तो आप बिल्कुल मार्केट में ऐसे घूमोगे कि मतलब जो है कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, है ना, तो ये चीज़ है। उसके बाद आप प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, अब रिलेटेड गुड की प्राइस है, मान लो कि भाई आलू पोटैटो है ना, और कोई जो है कि पोटैटो को कंपेयर नहीं कर सकते, टी और कॉफ़ी से बेस्ट तो सब्स्टिट्यूट मुझे कोई लगता ही नहीं है ना, तो टी कॉफ़ी बहुत सस्ती है तो लोग टी की डिमांड कम करेंगे कि सस्ती चीज़ लेंगे, आदमी यही तो है ना कि यार जो यही मनसा रहती है व्यक्ति की, है ना, वो अलग वो स्पेशल कैसा आप छोड़ दीजिए कि कोई है जिसको एक ही चीज़ पसंद है लगी वही लेगा, कुछ भी हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगी। तो रिलेटेड गुड का प्राइस अगर मान लो कि ऊपर ज़्यादा है तो जो मान लो कि दूसरे की क्वांटिटी डिमांड जो है कि वो बढ़ेगी, है ना, और अगर रिलेटेड गुड का प्राइस कम है तो बढ़ेगी, और ज़्यादा है दूसरे उसका रिलेटेड गुड का प्राइस तो कम होगी, ये आप रिलेट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर लोग कितने हैं, ज़्यादा पब्लिक ज़्यादा डिमांड करेगी, कम लोग हैं कम डिमांड करेंगे। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन पे खरी चीज़ उतर रही है नहीं उतर रही है ना, कि मान लो कि भाई मैंने कहा कि चाय सस्ती चाय पियेंगे, लेकिन वहाँ पे चाय देखने का वो तो क्वालिटी ही नहीं, हमने छोड़ो कॉफ़ी, तो जो है कि उससे भी असर पड़ता है। कंज्यूमर टेस्ट वाली बात, टेस्ट मतलब जो है कि मेरा शुरू का टेस्ट ही लगा हुआ है, एक्सपेक्टेशन और टेस्ट, है ना, ये दोनों है। एक्सपेक्टेशन जो है कि मेरी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये लेंगे वो लेंगे, है ना, एक्सपेक्ट आप क्या कर रहे हो कि हाँ इसकी क्वालिटी ये होगी तब हम लेंगे, और टेस्ट तो मतलब टेस्ट ही लगा हुआ किसी चीज़ का, है ना, तो वो दोनों चीज़ें अलग हो जाती है, ये दोनों अफेक्ट करती हैं डिमांड को। चेंजेस इन कंज्यूमर्स इनकम, देखिए कंज्यूमर की इनकम में जो है कि चेंज होता है,
तो क्या होता है, देखिए इनकम चेंजेस जब बढ़ती है ना, कंज्यूमर वही चीज़ें जो मैं आपको बता दूंगा, एबल टू बाय, ज़्यादा बाय कर सकता है ना, कंज्यूमर शिफ्ट द राइट, डिमांड कर्व शिफ्ट द राइट। देखिए यहाँ पर ऐसे डिमांड कर्व होता है, ये है ना, ये डिमांड कर्व, ये अब देखिए चूंकि इनकम ही बढ़ गई तो सीधा सीधा, क्योंकि ये ऐसे डिमांड कर्व बना होता है प्राइस लाइन पे, बजट लाइन पे, है ना, ये प्राइस लाइन है यहाँ पर, ये वाली ये प्राइस लाइन है, ये प्राइस लाइन है ना। ये भी पूरा मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, प्राइस लाइन कैसे बनती है, प्लॉट कैसे होता है, प्लॉट क्यों होती है, कैसे होती है, ये पूरा फिर अलग हो जाता है, बहुत बेसिक लेवल का है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है कि ये प्राइस लाइन कैसे बनती है, क्योंकि मैं तो सब बच्चों के साथ रहता हूँ, मैं ये नहीं कि नहीं आप पहले 12th पढ़ के आओ, आप 10th पढ़ के आओ तब आप बात करो। जो भी नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल ABCD, आपको डिमांड को ये भी नहीं, आपको लग रहा है कि ये डिमांड जो है कि इसमें डी क्यों लगाई गई है, ये भी अगर पूछो मैं वो भी बताऊंगा, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं इसीलिए हूँ ताकि जो है कि बहुत बच्चे जो है कि ना मन में यही रहते हैं कि यार क्या पूछे, ये तो बहुत वैसी बात हो जाएगी, छोटी बात क्या पूछो, नहीं तो, है ना, ये चीज़ें जो है कि अच्छे बच्चे होते हैं ना, कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मन मार के रह जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें तो पढ़ी नहीं बिल्कुल है, जो भी मुझे बताऊंगा। तो यहाँ पर ये प्राइस लाइन, लेकिन जो है जैसे BM में पैसा बढ़ गया, प्राइस लाइन क्या हो गई, आगे की तरफ शिफ्ट हो गई, जब अब फिर नया डिमांड कर कहाँ बनेगा, यहाँ पर टच करेगा, है ना। तो ये इस तरह से जो है कि वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है राइट वर्ड। शिफ्ट कहाँ हो गया भाई, शिफ्ट हो गया राइट वर्ड, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया राइट वर्ड, मतलब डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइट वर्ड। टू कैटेगरीज ऑफ गुड्स, नॉर्मल गुड अलग होते हैं, इन्फीरियर गुड अलग होते हैं। देखिए नॉर्मल गुड क्या होते हैं, नॉर्मल गुड वो होते हैं जहां पर जो नॉर्मली जो है कि हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उनके परचेज, उनकी भी जो है कि मान लो कि जो मार्केट में नॉर्मल गुड्स हैं, क्लोथ हो गए हैं, कार्स हो गई हैं, या मान लो जो भी नॉर्मल गुड्स हो गया है ना, तो उनका उनका वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड जहाँ पर काम करता है, उनका प्राइस कम हुआ तो हमने कम खरीदा, ज़्यादा हो गया तो हमने ज़्यादा हुआ तो कम खरीदा, जो उल्टा रेशन चलता है, मुंह से अलग निकल जाता है, वो उस पर मत ध्यान दीजिए, आप बता चुका हूँ 100 बार। उसके बाद जो है कि दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ये बोला गया इनकम की बात, हाँ, इनकम बढ़ने से हम उनकी खरीद ज़्यादा करते हैं, इनकम कम होने से उनकी खरीद कम करते हैं, तो वो तो आपके हो जाते हैं नॉर्मल गुड्स। लेकिन इन्फीरियर गुड्स मतलब इनकम ज़्यादा हो गई, अब तो ये खरीदेंगे ही नहीं, इज्जत कम हो जाएगी मेरी भाई, अगर ये खरीदेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि भैया पैसा कमाते नहीं, लग तो बेटा तुम्हारी नौकरी गई सरकारी, लेकिन तुम तो चीज़ें ऐसी खरीद रहे हो, है ना। या कोई व्यक्ति कहता नहीं तो देखता है कि अरे भाई लग नहीं रहा कि कमा रहे हैं, ऐसे शहर में जाके ऐसे कहीं नौकरी वोकरी लेबरी वेबरी कर रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है। तो मतलब ऐसी कम्युनिटी बहुत से लोग छोड़ दे, ब्रांड पहनने लगते हैं, क्या पहनने लगते हैं, ब्रांड लाइक करने लगते हैं, ब्रांड पहनने, मतलब ब्रांड क्या होगा, नॉर्मल गुड। तो मतलब जो है कि जब इनकम बढ़ रही है तो ब्रांड लोग ऑफर करने लगे, मतलब उनकी डिमांड और ज्यादा करने लगे। इन्फीरियर मतलब जो है कि जो ब्रांड नहीं है, गिफन गुड पे मत जाइए, गिफन गुड बिल्कुल अलग चीज है। गिफन गुड मतलब जो ठेले पे कपड़े बिकते हैं, बिल्कुल मध्यगिरी क्वालिटी के, बिल्कुल सड़े हुए, है ना। जब जो है कि बिल्कुल जब उनकी कीमत जब बढ़ती है तो आदमी को लगता है उनकी क्वालिटी बढ़ गई, तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड उल्टा काम करता है, मतलब उनका जब प्राइस बढ़ता है तब लोग उनकी खरीदारी ज्यादा करते हैं, आप बात समझ रहे हो। वहां पर जब उनका प्राइस कम होगा लोग कहेंगे अरे ये तो बिल्कुल ही लग रहा है कि पहने हुए कपड़े हैं, है ना, उनकी और डिमांड कम कर देंगे। लेकिन हल्का सा उनका प्राइस बढ़ा तो लोग क्या करते हैं, लग रहा है किसी फर्म से जो है कि कटिंग उठा रहा है, सही कपड़ा है, तो उनकी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो वो गिफन गुड बिल्कुल अलग बात है, इन्फीरियर गुड में और गिफन गुड में बच्चे जो है बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। वो इसी पूरी इकोनॉमिक्स की जो है कि पढ़ाई करते हैं, उन्हें अंतर ही नहीं समझ में आता कि बहुत अलग चीज हो गई है इन्फीरियर और गिफन की। तो गिफन गुड अलग है, इन्फीरियर अलग है। इन्फीरियर वो होते हैं जो एक तरीके के नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन व्यक्ति की जब इनकम बढ़ती है तो वहां पर क्या हो जाता है, जब व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वहां पर ये हो जाता है कि वो ये गुड्स जो छोड़ करके कहाँ चला जाता है, नॉर्मल जो है कि ब्रांड वगैरह जो अच्छे होते हैं, यहाँ पर नॉर्मल को आप समझिए नॉर्मल गुड्स हैं जो नॉर्मल लोग हैं ना, जो मीडियम क्लास के लोग पहनते हैं। और इन्फीरियर का मतलब हल्का जो है कि सही होते हैं, लेकिन हल्का जो है कि मान लो कोई व्यक्ति अपग्रेड हो गया है, इनकम अच्छी होने लगी, तो वो ऐसा आपने देखा होगा ना मार्केट में कि जो लोग फिर जो है कि उन्होंने कहा नहीं अब तो हम एडिडास का ही जूता पहनेंगे, या हम जो है कि भाई इसका ही जूता पहनेंगे, अब जो है कि हम लोकल चीज़ नहीं पसंद करेंगे, तो वो सब चीज़ें होती। तो यहाँ पर जो है डिमांड डिक्रीजेज और इनकम मनी इंक्रीज, तो यहाँ पर उल्टा काम करता है, इनकम बढ़ रही है तो यहाँ पर डिमांड कम हो रही है, यहाँ पर क्या है, इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। तो ये तो आपका हो गया इनकम का। उसके बाद सब्सटीट्यूट्स में डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ आइटम रिड्यूस द डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट। यहाँ पर क्या हो गया कि डिक्रीज इन द प्राइस, एक दूसरे, मान लो कि आप पिज्जा जो है कि बर्गर और पिज्जा है ना, मान लो कि दोनों 100 रुपए के हैं, दोनों क्या है 100 रुपए के, लेकिन मान लो कि अगर आपका बर्गर हो गया सस्ता तो आपने क्या कहा, बर्गर की क्वांटिटी पिज्जा की उन्होंने कम कर दी। पिज्जा खाने वाले लोगों ने क्या करा, नहीं ये बर्गर वो भी खाएंगे क्या बर्गर, उन्होंने क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट, उन्होंने पिज्जा को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, बर्गर से। तो ये तो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो है कि डिमांड पर फर्क आ गया है ना, ये भी चीज है। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक का मतलब जैसे कार और पेट्रोल, कार अगर मान लो कि भाई कम बिकेगी तो पेट्रोल तो ऑटोमेटिक कम बिकेगा,
पेट्रोल अगर मतलब कम बिकेगा, पेट्रोल को लोग पसंद नहीं करेंगे, लोग सीएनजी को पसंद करेंगे, तो सीएनजी की कार की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल एक दिशा में, साथी हैं एक दूसरे के, है ना। यहाँ पर मतलब अगर कार की डिमांड बढ़ेगी तो अगर कार है पेट्रोल वाली तो पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ेगी, या मान लो अगर मान लो कि कार की डिमांड कम हुई पेट्रोल वाली तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। पेट्रोल का लोग क्या करेंगे फिर भाई, चलाएंगे तो कार ही है, जो भी पेट्रोल का बाइक उसका जो व्हीकल होगा वहीं तो उसे यूज करेंगे। तो ये भी हो गया है एग्जाम्पल। एयरलाइन टिकट एंड कार रेंटल, जो ये कॉम्प्लीमेंट हो गए, एयरलाइन टिकट और कार रेंटल जो भी हो गया। मान लो कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है वो कार से भी जा सकता है, एयरलाइन टिकट से भी जा सकता है ना। तो ये तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन शिफ्ट टू द अनदर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। राइट वर्ड शिफ्ट वगैरह जो ग्राफ होता है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है जब इनकम बढ़ती है घटती है, इस तरह से। चेंजेस इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यहाँ पर जो है कि आप मेन जो पॉइंट है वो नोट कर लीजिएगा। चेंजेस इन द साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन विल इंक्रीज इन द डिमांड। जब भाई पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डिमांड तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी ना, उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन कैन शिफ्ट द, हमारी खरीद कोई प्रोडक्ट हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर फिर हम उसकी डिमांड नहीं करेंगे, कम ज़्यादा कर देंगे। तो अभी के लिए मान लो इतना ही हम रखते हैं, क्योंकि जो है कि भाई सेशन फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं है। रोल ऑफ टाइम, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एनालिसिस, है ना। टाइम के हिसाब से जो है कि रोल ऑफ टाइम का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। कि टाइम मान लो आज चीज़ें, टाइम दौर दूसरा है ना। और कल की डेट में मान लो कि टेक्नोलॉजी की आज बहुत ज़्यादा डिमांड है। पहले क्या है कि लोग इस पर भरोसा नहीं करते थे तो उसने उतनी डिमांड नहीं थी। योर विलिंगनेस टू पे मोर फॉर टाइम सेविंग गुड्स डिपेंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर टाइम, है ना। जैसे मान लो टाइम के हिसाब से लोग कहते हैं कि भाई उनका जो है कि ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं कि जो है कि टाइम उनका जो बचा रही हैं, जो टाइम सेव कर रही हैं, यार योर विलिंगनेस टू पे मोर, कि ज़्यादा आप पे कर रहे हो फॉर टाइम सेविंग गुड्स, जो आपका टाइम बचा रहे हैं ना, जैसे मशीन्स हो रही हैं। तो डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट ऑफ योर टाइम, जो वो भी डिमांड को इफेक्ट करेगी। इसके आपका जैसे बहुत से लोग हैं मान लो कि जो पूरा दिन फ्री रहते हैं, पूरा दिन फ्री रहते हैं मान लो कि, है ना, उनके पास कोई टाइम वही नहीं है। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे कि भाई वो ऐसी चीज़ परचेज कर लेंगे कि जो है कि जो वो खुद से ऑपरेट कर सकें। और जिनके पास टाइम नहीं है वो रेडीमेड जो है कि रोटी बनाने वाली मशीन ले लेते हैं, उसकी डिमांड करते हैं। वो रेडीमेड वॉशिंग मशीन, मतलब जो उनका काम वो रोबोट तक घर में ले लेते हैं कि वो उनका वही काम करे, है ना। तो वो ये भी चीज़ें होती है, वो भी डिमांड को असर करती। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है ख़त्म, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो। हर तरीके का कोई भी डाउट है वो वहाँ पर कमेंट में आप लिखिएगा ताकि मैं उसका सही आंसर दे पाऊँ, सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।